हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित कुमार शर्मा और ये है आपका प्यारा सा चैनल नीट क्लासेस। आप मुझे देख रहे हैं @इजी केमिस्ट्री जेई नीट चैनल पे भी। और आज की क्लास में हम लोग वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दोनों पे पीवाईक्यूज करने वाले हैं, एडवांस पीवाईक्यूज। और ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस जनरली बन जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको पीवाईक्यूज जरूर ट्राई करना चाहिए। तो आप थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस जो आए हैं प्रीवियस ईयर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर। और तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मेनली अपने को क्वेश्चन ही करने हैं। तो आप स्टार्ट करो, ट्राई करो क्वेश्चन ही। हाँ, यही होगी, यही होगा। देखो, टीआईआर के लिए ये होना चाहिए। हाँ। हाँ, ये तो सीधा ही चलाएगा। यहाँ पे जो है इंसिडेंट हुआ ही है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये दोनों के परपेंडिकुलर्स, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स जो होंगे उनके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। तो ये एंगल थीटा ही होगा। अभी ये बोल रहा है कि टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाना चाहिए, है ना, टू रीच ऑन द फेस। हाँ, तो टोटली रिफ्लेक्टेड होने के लिए यहाँ पे थीटा जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? साइन थीटा सी म्यू आर बाई म्यू डी। तो ये साइन थीटा सी म्यू आर, म्यू रेयर और म्यू डेंसर का वैल्यू डालो, ये आपका आता है 8/9। टी आई आर के लिए क्या होना चाहिए? थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये भी आसान क्वेश्चन है, जल्दी आंसर आना चाहिए यार। डाइवर्स कैसे करेगा भाई? डाइवर्स नहीं, इन्वर्स कर जाएगा ये तो। जो है, ये जो है, ओ। ये देखो, ये सीधा गया, ये नॉर्मल है। और ये आपका डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो इट विल टी। बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे पैरेलल भी टी आर। नहीं है, डाइवर्जिंग भी नहीं है ना। एंगल जो है मेरा टी ये आर है। सीधा ही चला जाएगा। हाँ, अच्छा, टी आर है। एंगल ये आपका सीधा ही चला गया, तो क्या हो जाएगा ये आपका? देखो, ये आपका 120 है, तो 120 है तो ये हो गया 60/60। अब ये 60/60 है, ये 60 है। देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बन रहा है, ये सरफेस का। तो इसका जो परपेंडिकुलर है, ये सरफेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपन, तो वो परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनेगा? देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये एंगल है 60 और ये है 90 डिग्री, तो ये 30 बनेगा, तो ये 30 बनेगा, हाँ हाँ, सच है सच ना। उसी। तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो इसका एंगल बनेगा नॉर्मल का, ये बनेगा 30 डिग्री, राइट। तो 30 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू बाई म्यू वन, सो साइन 30 बाई साइन आर इज म्यू टू इज वन, म्यू वन इज 1.44। तो यहाँ से हमें साइन आर मिल गया, तो यहाँ से हमें आर मिल गया। अब पूछ रहा है इन दोनों रेज के बीच में ना एंगल कितना बनेगा। तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, अभी ऑप्शन सी और डी में देखना है। तो देखो, कैसे पता चलेगा इन दोनों रेज के बीच में एंगल बन रहा है ये वाला। अभी ये वाला एंगल निकलेगा कैसे? तो ये एंगल सर निकलेगा मैंने वो अभी। ट्रायंगल लगा दिया। हाँ, क्या लगा दिया? वो जो पॉइंट में दो रेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट फेसेस में, हाँ हाँ, उसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा उसके बाद तो ये भी एक आइसोसेलिस है क्योंकि सेम पॉइंट पैरेलल है दोनों। तो वहाँ पर मिल गया 30/30। और ये 190 आर आ गया। और उसके बाद तो 180 माइनस करके सी आ रहा है। ठीक, गलत है, सी आ रहा है। अच्छा। हाँ, कैसे भी कर सकते हो, अभी तो ज्योमेट्री है ना बस, है ना। तो अभी आप कैसे भी कर सकते हो। ये वाला एंगल निकल जाएगा तो इसी का डबल हो जाएगा। अभी ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? तो लाइक कैसे निकलेगा यार ये वाला एंगल? देखो, ये जो है ना, ये ऐसे अगर सीधा होता तो ये वाला एंगल था 30, तो ये होता 30। और ये यहाँ से आर बन रहा था, तो ये बन गया R-30। ये R-30 हुआ, तो ये जो होगा ये भी R-30 होगा ना, R-30। तो ये R-30 और सिमिलरली नीचे वाला भी R-30। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ R-30। आई बात समझ में? बात समझ में आई? हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, बहुत बार आ चुके हैं आईआईटी में। तो ये बनाइए जरा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है जेई में, आप देखोगे। देखो, यहाँ पे करना क्या है, ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल में। ऑप्टिकल फाइबर केबल में होता है यूज। तो लाइक कुछ ऐसे होता है कि रे यहाँ से इंसिडेंट हुआ, अब यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हुआ, और कुछ इस टाइप से जो है वो व्यवस्था किया जाता है कि यहाँ पे इसका टीआईआर हो जाए।
तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ जाए। और ये क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में ये बहुत लंबा होता है और इस तरीके से ये टीआईआर चलते जाता है और इस तरीके से जो है वो लाइक सिग्नल आगे प्रोपगेट करता है। तो ये बेसिकली फंडा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि पहला जो रिफ्रैक्शन, हाँ अब देखो, सो बेसिकली होना क्या चाहिए, ये सरफेसेस पे लगातार टीआईआर होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अच्छा, टीआईआर होना चाहिए और क्या कर रहा है देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा मैक्स, maximum value of the angle of incidence alpha max such that ray comes out only from the other surface CD। अच्छा, ऐसा कब होगा, जैसे मान लो ये बहुत ही लंबा हो और ये बोल रहा है कि सामने वाले सरफेस से ही बाहर होना चाहिए, ऐसा तब होगा जब लगातार ऐसे टीआईआर होता जाए होता जाए होता जाए और फाइनली इसको निकलना हो तो ये वाला सरफेस से ही बाहर निकल पाए। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल वाला सरफेस है वहां से कोई जो है वो रे बाहर नहीं आने पाए। तो यहाँ से कोई रे बाहर नहीं आने पाए, सो यहाँ पे टीआईआर ही हो। अब देखो मजे की बात क्या है कि अगर हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा तो ये वाली जो एंगल है ये यहाँ पे जो इस सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज हो जाएगा एंड ये बेसिकली ये देखा जाता है कि कोई भी रे बाहर नहीं आना चाहिए, इधर से कोई भी रे बाहर नहीं आना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ऑल द रेज शुड सफर टीआईआर एट दिस सरफेस irrespective ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जाए, हर रे का टीआईआर ही होना चाहिए, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जाए, हर रे का टीआईआर ही होना चाहिए। अब ऐसा, अब देखो टीआईआर होता कब है, एक सेकंड, टीआईआर होता क्या कब है, टीआईआर होता है, टीआईआर होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब कोई भी रे, हर रे का टीआईआर होना चाहिए, तो हर रे का टीआईआर होना चाहिए, ऐसा तब होगा जब ये वाली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, अगर इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अगर ये भी बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अगर ये भी बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तब तो भाई पक्का है कि अ, अगर मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला रे अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया तब तो किसी भी रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ही होगा और तब वो टीआईआर ही होगा सबका। सो बेसिकली यहाँ पे क्या करना होता है ना, आपको मिनिमम मैक्सिमम में देखना होता है कि इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस का मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इसका कैसे व्यवस्था करेंगे, जैसे यहाँ पे अपने को पूछ रहा है अल्फा मैक्स, है ना। अल्फा मैक्स देखो, यहाँ पे अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू बाई म्यू वन। यहाँ से क्या होता है कि देखो, यहाँ से क्या है, यू कैन राइट साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू साइन आर। अब ये बात को, अब म्यू टू बाई म्यू वन जो है वो है एक कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन से स्नेल्स लॉ में क्या होता है, साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। ये बात हमेशा आपको यूज करना है, साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। मतलब क्या है, अगर आई बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, आई घटाएंगे तो आर भी घटेगा। सो आई बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, आई घटाएंगे तो आर घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप करते क्या हो कि अगर यहाँ पे ये अल्फा की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो तो ये जो आर वन है ये बढ़ जाएगा। तो अल्फा बढ़ाओगे तो आर वन बढ़ जाए, हाँ अल्फा बढ़ाओगे तो आर वन बढ़ जाएगा। आर वन बढ़ जाएगा तो देखो ये बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये आर वन है। ठीक है, और ये एक एंगल हुआ है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेटर से आप इसको आई डैश कह लो, आई डैश। ठीक है, आई डैश। तो अब देखो, अगर आर वन बढ़ेगा तो क्या होगा, आई डैश कम हो जाएगा, आई डैश कम हो जाएगा। तो बेसिकली आपसे आप ये समझो कि यहाँ पे अल्फा मैक्स ही क्यों पूछ रहा है, अल्फा मैक्स इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि ये वाला एंगल बढ़ाओगे तो आर वन बढ़ेगा, आर वन बढ़ेगा तो ये आई डैश घटेगा। सो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू मतलब आई डैश की मिनिमम वैल्यू, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू मतलब आई डैश की मिनिमम वैल्यू, अल्फा मैक्सिमम मतलब आई डैश मिनिमम। अब कह रहा है कि किसी भी रे का टीआईआर होना चाहिए, दैट मींस आई डैश का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो भी बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। सो आई डैश की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है ये जो है ना आई डैश, ये आई डैश की मिनिमम पॉसिबल जो वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो आई डैश का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, जब हम अल्फा को मैक्सिमम बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। सो साइन ऑफ अल्फा, अब यहाँ पे हम लोग तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फा मैक्स पूछ रहा है। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको मैक्सिमम मिनिमम देख के काम करना पड़ेगा। बोलो भाई, क्लियर है। तो देखो फर्स्ट सरफेस पे हाँ आप सर। लगाओगे ये स्नेल्स लॉ तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा मैक्स बाई साइन ऑफ आर वन मैक्स, दिस इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन करेंगे तो यहाँ पे ये एन वन है, ये एन टू है, तो ये हो जाएगा एन वन बाई एन टू। यहाँ से हमें साइन ऑफ आर वन मैक्स मिल गया। ठीक है, अच्छा, अभी अल्फा मैक्स, हाँ
सो यहाँ पे हमें साइन ऑफ R1 मैक्स मिल गया। अब देखो यहाँ पे जो ये एंगल है, इसको अगर मैं थीटा 2 बोलूँ, यहाँ पे मैंने थीटा 2 बोला है, सो दिस इज 90 - R1। 90 - R1 इज थीटा 2। सो थीटा 2 मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 को मैक्सिमम पर करना पड़ेगा। तो 90 - R1 मैक्सिमम इज थीटा 2 मिनिमम। अब यहाँ पे ये थीटा 2 मिनिमम को क्या करना है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कर देना है TIR के लिए। फॉर ऑल द रेज टू सफर TIR, थीटा 2 मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो साइन थीटा 2 मिनिमम ग्रेटर देन साइन थीटा C। अभी आप यहाँ से ये वैल्यू बैठा दो, तो यहाँ से ये वैल्यू आप बैठा दो, तो साइन थीटा 2 मिनिमम की जगह पे क्या डालोगे, 90 - R1 मैक्सिमम। 90 - R1 मैक्स, ये हो गया ग्रेटर देन साइन थीटा C। साइन थीटा C कितना होगा, साइन थीटा C होता है म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर। तो म्यू रेयर कौन सा है यार, म्यू रेयर क्या न्यू है, टू बाई न्यू वन। N2। हाँ, तो N2/N1। तो साइन 90 - R1 मैक्स ये क्या हो गया, कॉस हो गया ना ये, कॉस हो गया। एंड अपने को निकालना क्या है, ये निकालना है ना, अल्फा मैक्स निकालना है ना हमें। हमें अल्फा मैक्स तो निकालना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ अल्फा मैक्स। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। तो साइन 90 - R1 मैक्स ये हो जाएगा कॉस ऑफ R1 मैक्स, ये हो गया ग्रेटर देन N2/N1। तो यहाँ से R1 मैक्स क्या हो जाएगा, इट शुड बी लेस देन कॉस इनवर्स N2/N1। एंगल बढ़ने पे कॉस का वैल्यू छोटा हो जाता है ना, तो R1 मैक्स शुड बी लेस देन दिस। बोलो यार, हाँ या ना। हाँ सर। तो R1 मैक्स हो गया। जी सर। और यहाँ पे फिर आप इस वाले में बैठा दो, कहाँ गया, तो सब्सटीट्यूटिंग इन फर्स्ट, आपका साइन ऑफ R1 मैक्स तो क्या हो गया, साइन ऑफ कॉस इनवर्स N2/N1। ये आपका होना चाहिए कितना, R1 मैक्स लेस देन इतना होना चाहिए ना। तो साइन में क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो साइन ऑफ R1 मैक्स, इसको दोनों साइड साइन साइन लगा दो, साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ दिस। साइन ऑफ R1 मैक्स ये होना चाहिए आपका, क्या बोलते हैं, साइन ऑफ R1 मैक्स, एक सेकंड, साइन ऑफ R1 मैक्स ये लेस देन होना चाहिए साइन ऑफ कॉस इनवर्स N2/N1। तो ये आपका साइन ऑफ R1 मैक्स की जगह पे ये वैल्यू बैठा देता हूँ मैं। ये कितना हो गया, N2/N1 साइन ऑफ अल्फा मैक्स, ये हो गया आपका लेस देन साइन ऑफ कॉस इनवर्स N2/N1। तो ये आपका यहाँ से साइन अल्फा मैक्स लेस देन दिस, है ना। तो N1/N2 ऐसा, ये है ना, फर्स्ट ऑप्शन में ही है ना ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। हम्म ये आपका हो गया साइन ऑफ अल्फा मैक्स, साइन ऑफ अल्फा मैक्स लेस देन N1/N2 साइन ऑफ कॉस इनवर्स N2/N1। ये आपका अल्फा मैक्स लेस देन साइन इनवर्स N1/N2 कॉस इनवर्स N2/N1। ये तो हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, बोलो, क्लियर है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आप अगर PYQ देखोगे तो लाइक देखो, ये 2015 में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में आया है। आपको ये क्वेश्चन भी ट्राई करना चाहिए। ये आप होमवर्क में करोगे क्या। हाँ हाँ सर, ये बस आप, वो दो क्वेश्चन इंश्योर करना है ना। हाँ मतलब बस जैसे ये और कुछ नहीं करना पड़ता है ना, बस जो फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट जब वो भिड़ रहा है, हाँ, मतलब जहाँ पे ये बस थीटा बना बस हुआ है बस वो बस वाला जो बस वही पॉइंट है। वही वाला, बिकॉज आगे तो वही रिपीट होता जाएगा ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये 90 - थीटा, ये भी थीटा, फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस वही है, तो कुछ नहीं करना होता, बार बार नहीं करना होता है ना। हाँ बार सर बार समझ नहीं गया। करना होगा, एक बार ही करना होगा, बिकॉज हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ही है। और यहाँ पे अगर एक के लिए थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, तो ये आई मीन हर एक रिफ्लेक्शन जो भी हो रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, उस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ही है ना। ठीक है सर। तो ये आप बनाइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, होमवर्क में कीजिएगा आराम से। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये देखो, फिर से आए हैं, ये देख रहे हो, कर लोगे ना इस टाइप के अभी, सर। हाँ ट्राई कीजिएगा। देखो सबसे बढ़िया जो सोर्स है आपका रिवीजन का, ये आपका एडवांस PYQ ही है। आप अगर PYQ देखो, आपको मार्केट में दो तरह के मिल जाएंगे। एक जो
पुराने वाले का पीडीएफ वगैरह रहता है ना, जो कि अप टू 2012-13 वगैरह टाइप का रहता है। और उसके बाद अभी जैसे नया जो रिलीज हुआ है ना, जैसे गैलेक्सी फिजिक्स का आया है, तो उसमें अभी लेटेस्ट इधर जो 10 साल हैं, तो लेटेस्ट 10 साल के हैं। तो अगर आप दोनों कवर कर लेते हो ना, मतलब पुराने वाले भी और इधर जो नया आया है लेटेस्ट वो वाला भी, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एंड वो सबसे बढ़िया सोर्स है। ठीक है, ये करो आप। आसान क्वेश्चन है ये। देवेश, क्या हालचाल? हाँ सर। देवेश, अच्छा देवेश नहीं, देवांश का बोल रहा था। देवांश। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं। ऑप्टिक्स वगैरह रिवीजन किए हो? फिर ऑप्टिक्स का भी इंस्ट्रूमेंट रह गया, इंस्ट्रूमेंट्स रह गया है। हम्म, बेसिक। आसान है ये, बहुत आसान है, करो तो। सर सी होगा। हाँ, सी होगा। ठीक होगा। देखो ये जो है, ये बेसिकली एक ग्लास स्लैब ही बन गया। देखो दोनों सरफेसेस पैरेलल हो गए, है ना, तो ये बेसिकली ग्लास स्लैब ही हो गया। अभी ग्लास स्लैब में कोई डेविएशन तो होता नहीं है, पैरेलल शिफ्टिंग होती है, डेविएशन थोड़ी होता है। तो इसके बाद तो ग्लास स्लैब में जो है वो डेविएशन नहीं होता है, मतलब बेंडिंग नहीं होती है। मतलब जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे होगा वो पैरेलल ही होगा, है ना। तो फिर लैटरल शिफ्ट होता है। तो अब इसके बाद फिर जब इस प्रिज्म से पास करेगा, तो फिर ये वाला, तो इन तीनों का समझो इक्विवेलेंट जो है शिफ्टिंग के लिए अगर हम देखें, बेंडिंग के लिए अगर देखेंगे, तो सिर्फ ये आर ही बच गया। तो आर का जो है वो पी के ही जैसा ही होगा। नेक्स्ट ये वाला करो आप। ये सही आंसर है, बी ही आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था ये, आसान क्वेश्चन था ये। सर मिसेस कैसे हो गई क्या क्या? मिस कैसे, यार मिस का मतलब क्या हो गया? नहीं, मिस कैसे हो गई? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द बीम जस्ट मिसेज एंटरिंग रीजन 4। मिसेज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसका टी आई आर हो जाए, तो यहाँ पे इसका ओ, टी आई आर हो जाए, तो यानी कि रीजन 4 में ये जाए ही नहीं। तो रीजन 4 में ये जाए ही नहीं इसका। एंड जस्ट मिसेज का मतलब ये वाला जो एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल के जस्ट इक्वल हो जाए। क्रिटिकल एंगल। हाँ, तो थीटा 3 को आपको थीटा सी ले लेना है, और फिर स्नेल्स लॉ लगाते जाना है हर एक सरफेस पे, है ना। तो यहाँ पे थीटा 3 आपको मिल गया। थीटा 3 मिल गया, तो फिर यहाँ पे इस वाले सरफेस पे फिर स्नेल्स लॉ लगा दो, तो आपको थीटा 2 मिल जाएगा। थीटा 2 मिल गया, तो फिर इस वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दो, तो आपको थीटा मिल जाएगा, है सर ना। मैंने थ्योरी देखा था कि मतलब हमने तो सिर्फ रीजियन 1 और 4 के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। रीजन 1 और 4 के बीच। मतलब सिर्फ उन दोनों के बीच ही रिलेशन देख सकते हैं। रीजन 1, हाँ, रीजन 1 और रीजन 4 के बीच में डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हैं क्या? क्योंकि म्यू इंटू डायरेक्टली साइन देखो। थीटा, क्योंकि म्यू इंटू साइन थीटा तो कांस्टेंट ही रहता है, हाँ इसलिए। अच्छा, तो ओके 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 ओके, हाँ सही है, ठीक सही लग है, रहा था करने में। सही है। तो रीजन 1 और 4 के बीच में डायरेक्टली ही लगा सकते हैं ना, मतलब ऐसे भी थीटा 3 कर लिया, तो फिर म्यू इंटू साइन थीटा तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना? हाँ तो ये करके फिर आ जाएगा, राइट, सही बोल रहे हो। चलिए आगे बढ़े, ये करो। बी अगर ये बी और सी में अंतर क्या है? किसमें? बी और सी ग्राफ में डिफरेंस क्या है? क्या डी और सी में? नहीं नहीं, बी और सी ग्राफ में। अच्छा, बी और सी में। देखो बी और सी में डिफरेंस ये है कि सर वो एक में तो 100% को टच कर रहा है और एक में 100% टच नहीं कर रहा। एक में ये 100 को टच कर रहा है, एक में 100 को टच नहीं कर रहा है। तो हाँ सर, तब सी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सी ही होना चाहिए। तो वो एक मतलब वो जैसे ही क्रिटिकल एंगल होगा जैसे वैसे ये शार्पली। क्रिटिकल, हाँ, जैसे ही क्रिटिकल एंगल जब होगा ना, थीटा जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ट्रांसमिशन होगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन होगा 100%। तो ये सीधा जो ग्राफ है, इसीलिए ये रिफ्लेक्शन वाला थीटा ग्रेटर देन थीटा सी के बाद सीधा जंप कर गया 100% पे। ये देख रहे हो डॉटेड वाला लाइन? सर थीटा से है वो थीटा, हाँ, मतलब ये थीटा थीटा सी को रिप्रेजेंट कर रहा। सॉरी, ये हाँ, मतलब देखो ये है क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। तो कोई तो एक थीटा सी मतलब क्या, कोई तो एक एंगल आएगा ना, क्रिटिकल एंगल, कोई तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू आएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, लाइक पूरा का पूरा 100% रिफ्लेक्शन होने लगेगा।
एंड ट्रांसमिशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो वो वाला एंगल कौन सा होगा? वो थीटा से ही तो होगा, हाँ है ना? तो यानी कि तो ऐसा किस में हो रहा है? ये जंप, सडन जंप हो रहा है आपका इसमें हो रहा है, बी और सी में हो रहा है। अब बी होगा या सी होगा? तो बी होगा या सी होगा? तो देखो स्टार्टिंग में जब थीटा 0 था, यानी कि स्लैब पे जब लाइट नॉर्मली फॉल कर रहा था, तो नॉर्मली फॉल कर रहा था तो थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्शन हो सकता है ना इसमें। और देखो ये दोनों ग्राफ में क्या है डिफरेंस? ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस जो है वो बस ये है कि 100 को टच कर रहा है, ये 100 को टच नहीं कर रहा है। ये कौन सा है? ट्रांसमिशन वाली लाइन है। तो अगर ग्लास स्लैब पे ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो थोड़ा सा तो रिफ्लेक्शन हो ही सकता है ना। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि भाई पूरा का पूरा 100% ट्रांसमिशन ही होगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हाँ ठीक है, ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है बट रिफ्लेक्शन तो थोड़ा बहुत हो ही सकता है। तो ये 100 को टच नहीं करेगा, है ना? तो ये सी हो जाएगा। क्लियर है? ट्रांसमिशन तो पूरा क्या बोलते पूरा हो जाएगा ना, थीटा इक्वल टू थीटा नॉर्मल जब इंसिडेंट होगा। नहीं, ट्रांसमिशन पूरा 100% ट्रांसमिशन ही होगा ऐसा कैसे कर सकते हो आप कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा? हाउ कैन यू से? ऐसा कोई है थ्योरी की जो कहे कि भाई थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो कोई लेकिन सारा रेस तो नॉर्मल लेवल सारा रेस ट्रांसमिट हो जाएगा, हाँ क्योंकि अगर रिफ्लेक्टेड रे होगा तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल 100% नहीं अगर नहीं, हम लोग माइक्रोस्कोपिक आज देखो माइक्रोस्कोपिक की जरूरत नहीं है। देखो नेचर ऑफ सरफेसेस पे भी तो, हाँ ठीक है, ग्लास मीडियम, अच्छा ग्लास मीडियम दिया हुआ है। माइक्रोस्कोपिक नहीं, कम होगा तो ये भी तो आपका 100 के क्लोजर ही लिया है ना। ऐसा थोड़ी है कि ये बहुत दूर ले लिया है, ये भी तो 100 के क्लोजर ही लिया है। तो ये भी तो वही बोल रहा है कि ट्रांसमिशन ज्यादा होगा पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी तो होगा, है ना? चलो अगला जो टाइप है, ये भाई वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, एडवांस में बहुत पूछा जाता है ये। कीजिए तो ये क्वेश्चन। सर एक बार आपको अप्रोच बताएं जो यूज कर रहे हैं। अप्रोच तो एक ही होता है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में। अगर आंसर आया है तो बताओ आप, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है? अच्छा वो निकाल। यार अप्रोच x by 4 to the power 4 इक्वल टू y इक्वल टू x by 4 to the power 4 होल 4 k का वैल्यू 1 है तो एक्स टू द पावर 4/4 या 4 का पावर 4 भी? 4 का पावर 4 वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर k का वैल्यू 1 है। हाँ देखो भाई, एक ही अप्रोच होता है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में, और वही काम करना होता है। मतलब आप इसको क्या करोगे, इट इज़ लाइक ए कलेक्शन ऑफ बहुत सारे लेयर्स का कलेक्शन है। तो बहुत सारे लेयर्स का कलेक्शन है और हर एक लेयर पे जो है वो ये बेंडिंग हो रहा है, हर एक लेयर पे बेंडिंग हो रहा है, हर एक लेयर पे स्नेल्स लॉ लग रहा है। तो आप जो है वो मान लो आप कहीं पे भी कोई ये 2 लेयर ले लिया, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव लेयर ले लिए यहाँ पे, 2 कॉन्जिक्यूटिव लेयर ले लिए। अब यहाँ पे जो है देखिए, अब यहाँ पे मान लो कि इस लेयर पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे थीटा था। अभी अगले वाले लेयर के लिए वही बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि दोनों पैरेलल लेयर्स हैं। तो दोनों पैरेलल लेयर्स हैं तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर्स हैं ये भी पैरेलल होंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो पहले वाले सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो अगले वाले के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है? अब करना क्या है आपको कि ये जब रे यहाँ से यहाँ गया तो आपको मान लेना है कि एक्स के कोऑर्डिनेट में मान लो चेंज हुआ डी एक्स से, और वाई के कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ डी वाई से। तो ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी अंडर रूट डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लेयर्स हैं, तो आप स्नेल्स लॉ से जानते हो कि म्यू इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट होता है, म्यू इंटू साइन थीटा होता है कॉन्स्टेंट। तो सबसे बाहर वाला जो लेयर था, सबसे बाहर, है ना, इधर एयर था, तो इधर म्यू का वैल्यू 1 था। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना, ये ग्रेजिंगली बोला है, ग्रेजिंगली इंसिडेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो 90 था। तो सबसे बाहर के लिए म्यू इंटू साइन थीटा हो गया 1 इंटू साइन 90, और इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लो कि म्यू तो लगातार वेरी कर रहा है ना, जैसे जैसे वेरिएशन हो रहा है वाई के साथ वेरी कर रहा है, तो मान लो यहाँ पे म्यू है, म्यू वाई, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई, सो म्यू इंटू वाई। और यहाँ पे क्या है, ये एंगल है थीटा। अब बोलोगे सर ये थीटा कौन सा एंगल है, ये रिफ्रैक्शन एंगल है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या है? देखो ये 2 पैरेलल लेयर्स जो आपने लिया है कॉन्जिक्यूटिव, जिसमें कि आप मान रहे हो कि म्यू ऑलमोस्ट सेम ही है, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कर लो या एंगल ऑफ इंसिडेंस कर लो, इस लेयर के लिए तो दोनों थीटा ही है। तो वही वाला चीज़ ये थीटा होता है। अब यहाँ से क्या है, आपको म्यू वाई दिया हुआ है, म्यू इंटू वाई दिया हुआ है, तो आपको सीधा साइन थीटा मिल जाएगा यहाँ पे। तो बस कुछ नहीं करना है, यही वाला चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, म्यू इंटू वाई दिया हुआ है, उसका वैल्यू बैठा दो और आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब साइन थीटा तो मिल जाएगा, पर हमें एक्चुअली क्या है कि हमें चाहिए स्लोप, हमें स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी चाहिए। तो स्लोप तो टेन थीटा होता है। तो हम लोग इसको जो है ना वो बाद में साइन थीटा को टेन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका हमने पहले से ही हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया है। ये देखो, ये यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी फिगर को हमने यहाँ पे बनाया है। ये डी एक्स है, ये डी वाई है, ये थीटा है,
ये पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर हो गया। तो साइन थीटा जो है ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हमें स्लोप चाहिए, स्लोप होता है dy बाई dx। तो अगर मैं dx ऊपर नीचे कॉमन ले लूँ तो dx वाला टर्म कट जाएगा, ऊपर में 1 आ जाएगा, और इधर अगर dx कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। dy बाई dx स्लोप है, मैं उसको m नाम दे दे रहा हूँ, m4 स्लोप। यहाँ से हमें जो है वो क्या हो जाएगा, m मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है ना हमें m मिल गया भाई। ये देखो यहाँ से उसी चीज को मैंने ये कलर में जो लिखा है इसी को इधर नीचे लिख दिया हमने। यहाँ से हमें m मिल गया। m क्या होता है, dy बाई dx। तो अभी m को हमने dy बाई dx लिख दिया, y वाले टर्म्स एक साइड कर लिए, x वाले टर्म्स दूसरे साइड कर लिए, इंटीग्रेटिंग हम बोथ साइड्स कर दिया। इनिशियली x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 था। फाइनली जो है x कोऑर्डिनेट अगर x है तो मान लो y कोऑर्डिनेट y है। ये इंटीग्रेशन आप कर लो, k का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो आपको ये इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मिल जाता है। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है बताओ। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो ये मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक तो जो ऑप्शन था ना, ऑप्शन था इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी, ये मिल गया अपने को। ये बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स बताओ कब बाहर आएगा वो। कोऑर्डिनेट्स का देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है, ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन स्लोप, स्लोप और स्लोप ऑफ द ट्रांजैक्टरी एंड द इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट। ये बोल रहा है स्लोप और थीटा में रिलेशन बोल रहा है बताने को। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है और इसमें स्लोप में रिलेशन बोल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देखो ना, ये जो इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप क्या लिखोगे, tan थीटा हो जाएगा यहाँ से कितना, इसके हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से tan थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया dx बाई dy। तो इस डायग्राम के हिसाब से tan थीटा dx बाई dy है, dx बाई dy जो है वो 1 बाई स्लोप हो जाएगा, है ना। सो स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा हो गया अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ये बोल रहे हैं इस लेयर पे, इस लेयर पे उस लेयर पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, उसको स्लोप में रिलेशन पूछ रहा है। मतलब ये वाला थीटा और स्लोप में रिलेशन पूछ रहा है। तो इस डायग्राम से तो वही आया ना, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस dx बाई dy, है ना, विच कैन बी रिटन एज 1 बाई स्लोप। तो यहाँ से m जो है वो cot थीटा आया है ना, ना कि tan थीटा। और वही इसको थीटा को y लिखा है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है ये मिल गया अपने को, पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी मिल गया। पाथ जो ट्रेजेक्ट्री का पाथ क्या होगा, x⁴ का ग्राफ कुछ इसी टाइप का होगा, x⁴/256। और सी में क्या पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द वो पॉइंट तो बस 1 है तो उससे x आ जाएगा। हाँ ये तो 1 है, थिकनेस दिया हुआ है, उससे हम लोग को y तो पता ही है, तो उससे x आ जाएगा। हाँ, थिकनेस दिया हुआ है, y तो पता ही हुआ है। तो यहाँ से x हमें मिल जाएगा, y का वैल्यू 1 बैठा देंगे तो हमें x का वैल्यू जो है वो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। हाँ हाँ सर 4 है। हाँ, तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, तो 4,1 से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया। बोलो भाई, तो एक ही काम करना होता है बार बार आपको इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी वाले में, ठीक है, मतलब ये वेरिएबल इफेक्टिव इंडेक्स वाले में इसी टाइप का काम करना होता है। अभी कर लोगे ना आप इस टाइप के क्वेश्चन? हाँ सर। देखो कीजिएगा आप, बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो आपका 2021 में आया था, ये कर लीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है, पुल अप करेंगे। हाँ, ये कि नीचे वाला? चलो नीचे रख। हाँ सर ठीक है bro। सर ये वाला पीडीएफ आप भेज देंगे? ये वाला पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ हम बिल्कुल भेज देंगे, हाँ सर। भेज देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर, हाँ ये देखो 2021 में आया था, ये ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फिर देखो 2017 में भी आया है। तो क्वेश्चंस आए हैं, इससे आते रहते हैं वेरिएबल इफेक्टिव इंडेक्स पे, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये होमवर्क में कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है सर। हाँ, ये देखो एक प्रिज्म का भी क्वेश्चन जो है बहुत आता है, और प्रिज्म के भी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो ये कीजिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ। 2023 में मेरा एक स्टूडेंट 91 लाया था आउट ऑफ 120 एडवांस में, और 2 साल पूरा मेरे से ही पढ़ा था। तो उसने भी क्वेश्चन जरूर किया होगा, आप भी कीजिए। ए और डी तो सही है आपका। सर ये और डी आ रहा है। हाँ, ए और डी तो सही है, बट मल्टीपल करेक्ट है ना। तो व्हाट अबाउट बी एंड सी? सर बी एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है, और एंगल उससे ऑफ अगर, फ्रीडम 30 डिग्री है आपका। हाँ सर,
ये तो गलत आ गया। फिर वही लगाया म्यू साइन ए बाई टू इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। हाँ लेकिन नहीं, ये गलत आ गया आपका, गलत आ गया। देखो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में ही जो पहला लाइन ही है उसी पे फोकस करो। आप क्या कर रहे हैं? अ प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे is incident on a prism such that there is no reflection from the surface of the prism। कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ये बताओ कब ऐसा होगा कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो? अभी तो जब इंसिडेंट ही हो रहा है, और वो भी जो है ना, वो ग्लास, ये एयर से ग्लास में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है कि आप वो क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, नहीं। ये एयर जो से ग्लास। मॉलर लॉ है कुछ पढ़े थे ना उसमें से tan हाँ, इनवर्स में क्या क्या? हाँ, क्या मॉलर्स लॉ या ऐसा कुछ कुछ पढ़ते थे ना। ब्रीस्टर्स लॉ, ऐसा ब्रीस्टर्स लॉ, ही कुछ। ब्रीस्टर्स लॉ पढ़ा था आपको? यस सर, tan i इक्वल टू न्यू। ये क्या होता था इसमें कि अगर मान लो कि एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे कुछ दिखाया जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मान लो इस डायरेक्शन में भी हो रहा है और ये डॉट के डायरेक्शन में भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, ये नॉर्मल का डायरेक्शन है। जो ट्रांसमिट होता है वो अनपोलराइज्ड ही होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड होता है, आपने पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पढ़े थे सोमदीप? पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। हाँ सर। तो इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो होता है पोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड लेके रे क्या होता है? पोलराइज्ड होता है। रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो पोलराइज्ड होता है। और कौन सा पोलराइज्ड होता है? ये वाला होता है या डॉट वाला होता है? इसमें क्या होता है, ये होता है या डॉट होता है? क्या होता है इसमें बताओ? इसमें क्या डॉट आएगा या फिर ये वाला आएगा? अगर ये पोलराइज हो, ट्रांसमिटेड के उल्टा। ट्रांसमिटेड में तो दोनों है, ये तो अनपोलराइज्ड होता है। इसमें तो दोनों है, ट्रांसमिटेड वाला अनपोलराइज्ड होता है। इसमें क्या आता है? ये सब छोटी छोटी चीजें देखो, ये छोटा सा चीज नहीं मालूम से ये पूछ दिया ना एक बड़े क्वेश्चन में, एडवांस में वही तो है। एक बड़े क्वेश्चन में कोई छोटा सा यूज घुसा देगा। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ब्रिस्टल्स लॉ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट घुसा दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है रिफ्लेक्टेड वाले लाइट में डॉट होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? अरे यार ये क्या खुल गया भाई, डॉपलर इफेक्ट क्यों आ गया? ये यहाँ पे डॉट होता है, ये यहाँ पे डॉट होता है, ठीक है। अच्छा यही है। अब देखो क्या कह रहा है ये कि एक प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट है। प्लेन पोलराइज्ड का मतलब क्या हुआ? और ये कह रहा है कि क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जो है ना वो कोई रे ये हो ही नहीं रहा है भाई, कोई रे रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखो अगर यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड है इस तरीके से, तो इस तरीके से मतलब इसमें डॉट वाला कोई कंपोनेंट है ही नहीं, डॉट वाला कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो डॉट वाला एक भी कंपोनेंट नहीं है, तो इधर रिफ्लेक्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट कुछ नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे सारे के सारे जो रेज हैं वो क्या हो जाएंगे? रिफ्रैक्टिव हो जाएंगे। सारे के सारे रेज ट्रांसमिट ही हो जाएंगे। तो यानी कि ये कैसा पोलराइज्ड होना चाहिए? ये इसमें डॉट वाले कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाले कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली क्या होना चाहिए? इंसिडेंट वाले प्लेन में ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होना चाहिए। तो वही बोल रहा है, द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ब्लू लाइट क्या कह रहा है यहाँ पे? अ प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म सच दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा कब? जब ये सिर्फ इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा होगा। इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस डॉट वाले कंपोनेंट्स नहीं होंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट के लॉन्ग वेरिएशन नहीं हो रहा होगा। सो पहला ऑप्शन, द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ब्लू लाइट में जो है सिर्फ प्लेन ऑफ इंसिडेंस के लॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा होगा। क्या ये सही है? ये सही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो ये बात समझ में आई? कब ऐसा कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा कब होता है? हाँ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जैसे इसे प्लस एंगल्स के इक्वल। डिस्टेंस एंगल होता है ना, हाँ। हाँ होता है tan इनवर्स म्यू बाई म्यू वन, यही होता है ना। हाँ सर। तो इस एंगल पे अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो यहाँ पे कोई भी क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल्स एंगल पे होगा तो यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है? डेविएशन ऑफ ब्लू दिया हुआ है, ये देखो ब्लू वाले के लिए डायग्राम है, डेविएशन दिया हुआ है 60।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू कलर के लिए दे रखा है, और ये जो सेकंड डायग्राम है उसमें रेड वाले के लिए मिनिमम डेविएशन दिया है। आपने अभी भी देखा थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर tan इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन होगा, जिसको हम लोग ब्रिस्टर्स एंगल बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है कोई लाइक इंसिडेंट रे नहीं होगा। अच्छा, तो ये देखो tan इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन का वैल्यू अगर आप डालोगे तो ये आ जाता है tan इनवर्स √3, सो दैट इज 60 डिग्री। सो दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज 60 डिग्री। तो अगर आप पहले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस डायग्राम में, तो साइन आई वेर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो गया, तो साइन 60 बाई साइन r1, so sin r1 sin I by sin r is mu 2 by mu 1, so this is √3 by 1, so sin r1 you have got this r1 30 डिग्री आया, r1 30 डिग्री आया। अभी देखो r1 प्लस r2 होता है a, so r2 is a minus 30। अच्छा, तो यहाँ से हमें ना r2 मिला। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ना डेविएशन दिया हुआ है कि ब्लू वाले के लिए डेविएशन है 60। अभी डेविएशन का फॉर्मूला होता है i प्लस e माइनस ए, तो डेविएशन 60 दिया हुआ है, i अपना 60 था, ये देखो i आया था ना यहाँ पे 60, आई 60 है ना, विस्टर्स एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री था, आई का वैल्यू 60 है, डेविएशन 60 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया प्लस ई माइनस है, 60 60 कट गया तो ई इक्वल टू ए हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ में, ये बात समझ में। उसके बाद R1 अपने को पता था, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए हमने किया है, तो यहाँ से हमें R2 पता है, तो हमें R2 भी पता है ए के टर्म्स में और ई भी पता है ए के टर्म्स में, सो हमें R2 भी पता है ए के टर्म्स में, ई भी पता है ए के टर्म्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड सर्फेस पे फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन R2 बाई साइन ई इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अभी R2 जो है वो है अपने को निकाला है यहाँ पे a-30, और ई जो है तो R2 की जगह a-30 बैठा दिया, और ई जो है अभी भी निकाला ई की जगह पे a, तो ई की जगह पे a बैठा दिया। अब ये तो यहाँ पे देखो सिर्फ a के टर्म्स रह गए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। यहाँ पे साइन a माइनस बी, एक साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया है, तो ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ से हमें जो है ना हमें a मिल गया यहाँ से, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 60, और ई का वैल्यू ए के इक्वल था, तो ई का वैल्यू भी 60 आ गया। बोलो यार क्लियर है ये? हाँ, हाँ सर क्लियर हो गया। है ना, कहाँ पे गलती हो रही थी बताओ, ये वाला? कैलकुलेशन राइट के लिए भी मिनिमम ही दिया हुआ है, हम तो डाउन को। हाँ, ये अच्छा, ये यहाँ पे इसके लिए ये डेविएशन है, आपने यहाँ पे मिनिमम वाला कंडीशन दे लिया था क्या? हाँ, इसी के लिए गलत आ रहा है। हाँ, नहीं वो तो मिनिमम डेविएशन म्यू माइनस वन इंटू ए होता है हमेशा, अगर डेविएशन लिखना है तो वो म्यू माइनस वन इंटू ए नहीं होता है, ये आई प्लस ई माइनस ए होता है। तो देखो कितने सारे फॉर्मूले रिजल्ट्स का यूज है यहाँ पे। सो डेविएशन इज आई प्लस ई माइनस ए। यहाँ से अपने को दिख जाता है कि बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बिकॉज बी ऑप्शन में ए का वैल्यू 45 है, एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन में द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट द एक्सिट प्लेन, ये सेकंड सरफेस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब वो एंगल ऑफ इमरजेंसी बोल रहे हैं, तो ये 60 डिग्री है, तो ये अपना आ गया। उसके बाद अब रेड वाले पे आते हैं लास्ट। अब देखो ये बोल रहे हैं रेड वाला ऑप्शन यहाँ पे सी में, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि रेड वाले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जो है वो √2 होना चाहिए। तो रेड वाले के लिए ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम है, हमें डेल्टा मिनिमम दे दिया है, म्यू निकालना है, और हमें आई भी पता चल गया है ना। सो डेल्टा मिनिमम के लिए फॉर्मूला होता है फिर अपने पास कि म्यू इज साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। तो अपने को ना म्यू निकालना है रेड के लिए, और अपने को ए भी पता है और डेल्टा मिनिमम भी दिया हुआ है, तो बस वैल्यू बैठाना है, तो बस वैल्यू बैठाया और ये आ गया अपना। बोलिए क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ना ये। हाँ सर। चलिए, तो देखो आपको एडवांस क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको वहां से करने चाहिए, बहुत क्वेश्चंस हैं, अगर आप वही करते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, एंड आई थिंक वो सफिशियंट होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस चाहिए होगा मेरे से ले लेना, बट हमें नहीं लगता है कि इतना टाइम है। ठीक है, अच्छा, आपने अगर पहले भी PYQ किया होगा तो मान लो आप कोई भी एक किए होगे तो सब कुछ नहीं रहता है ना एक में, तो अभी और भी फर्दर बहुत सारे PYQs हैं, वहां से आप कर सकते हो। आगे बढ़े, आगे हाँ चलो ये क्वेश्चन करो तो। हम्म सर 9 होगा क्या? 9 तो नहीं है,
देवेश? सर 16 आ रहा है। 16 आ रहा है? 16 भी नहीं है। 16 किधर से आ रहा है आपका? बॉटम से। टू आएगा। हाँ सर, अबव से, अबव से। ठीक है, बॉटम से 2 हो गया ना। बॉटम पूछा है 2 क्वेश्चन। सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम। तो यस, सही है, सही है। सोमदीप, कैसे बनाया आपने? सर वो वाला फॉर्मूला, मतलब μ3/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। तो फॉर्मूला पता होगा ना आप लोगों को। लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस पे पहले इंसिडेंट होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही है। ये आपका लाइट ऐसे आ रहा है यहाँ से, ये लाइट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया, ये μ3 हो गया। यहाँ पे जो है ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये R1 हो गया, ये R2 जो है वो इन्फिनिटी हो गया, है ना। R1 को पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे तो ये जो सरफेस है इसका, ये जिस स्फेयर का पार्ट रहता होगा, पहला वाला जो सरफेस है, जिस स्फेयर का पार्ट होगा वो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका कहीं इधर लाई करता होगा। तो अगर आप पोल से आओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो R1 को पॉजिटिव लेंगे, R1 को यहाँ पे +6 लेंगे, R2 को जो है वो इन्फिनिटी लेंगे, μ1 को 1 लेंगे, μ2 जो है 7/4 हो गया, μ2 जो है μ3 जो है वो 4/3 हो गया। और u का वैल्यू यहाँ पे देखो, ये पोल है मिरर का, है ना। यहाँ से अगर आप ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे तो यू आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो u का वैल्यू जो है वो लेंगे हम लोग -24। थिन लेंस बोल दिया एज्यूम करने के लिए, तो हम लोग इसको -24 ले सकते हैं, बिकॉज इसका थिकनेस नेग्लिजिबल बोला है ना। थिन लेंस बोला है कंसिडर करने के लिए, तो u का वैल्यू -24 हो गया। यहाँ से हमें v मिल जाएगा। बोलो, क्लियर है? हाँ, सर अगर यहाँ पे बोला नहीं होता कि थिन लेंस नहीं है और थिकनेस दे दिया था लेंस का, तो हम उसको यू में कंसीडर करते हैं ना। हाँ, अगर थिन लेंस नहीं होता ये, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं बनाते, बल्कि फिर हम लोग क्या करते हैं इसको कि एक, देखो ये भी जो फॉर्मूला आया है वो कहाँ से आया है, 2 बार आप रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला होता है ना, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, तो ये वाला फॉर्मूला ही 2 बार लगा करके ये वाला चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो अगर थिन लेंस नहीं होता तो हम लोग क्या करते कि यहाँ पे इस पोल से यहाँ से सारा डिस्टेंस, ये थिकनेस वगैरह दिया रहता ना फिर तो पहला हम लोग यहाँ पे क्या करते कि 2 बार वो रिफ्रैक्शन तो स्फेरिकल सरफेस वाला चीज़ है, 2 बार लगाना पड़ता। पहले बार हम लोग कर्व सरफेस के लिए लगाते हैं, ये μ1 हो जाता है, ये μ2 हो जाता है, यही वाला काम आप अभी कर सकते थे। तो आप फिर यहाँ पे लगाते हैं μ2/v माइनस μ1 बाई u के जगह पे यहाँ से जो डिस्टेंस होता है वो लिखते हैं, थिकनेस दिया रहता है, ये वाला डिस्टेंस लेते हैं हम लोग जो भी देता हुआ, है ना। इसको फिर μ2 माइनस μ1/r लिखते हैं। यहाँ से जो v की वैल्यू आती है ना, तो फिर क्या होता अगर थिकनेस होता तो सेकंड ये में क्या होता, सेकंड वाले में ये प्लेन सरफेस है, तो जब प्लेन सरफेस के लिए हम लोग काम करते हैं तो वहां से वो डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर करते हैं, मतलब इस वाले पॉइंट से। जब थिन लेंस बोल दिया है तो क्या हो गया कि ये P1 P2 सेम ही पॉइंट हो गया। आ रही है बात समझ में? थिन लेंस नहीं होता तो क्या होता कि ये दोनों काम सेपरेटली करना पड़ता, और पहली बार में वो डिस्टेंस P1 से लिया जाता, दूसरी बार में वो डिस्टेंस P2 से लिया जाता। ठीक है, सर हाँ बोलिए। हम क्या किया था, वो जो ऑयल वाला जो दिया हुआ है लेंस मेकर से, उसका हम फोकल लेंथ निकाल लिया, और फिर अगर पानी नहीं होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा वो निकाल लिया। हम्म, तो उसके बाद तो सर वो रियल बाय पेरेंट करने से आ जाना चाहिए। हाँ, इसके बाद रियल रियल बाय मतलब रियल डेप बाय पेरेंट डेप वाला कंसेप्ट जो होता ये क्या बोलते हैं, an object is placed इतना, the location of the image is at x from the bottom of the tank। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब एक बात बताओ, मतलब आपने कौन सा ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला लगाया? है। नहीं सर, वो अगर कोई दो मतलब लेंस का नहीं, वो म्यू -1 × 1/r1 -1/r2। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो मान लो पहले बार ये लगाया
और अगली बार में ये लगाया होगा ना, अगली बार में जब ये लगाए होंगे तो ये μ2 का वैल्यू लिया होगा आपने 7/4, μ3 का वैल्यू लिया होगा 4/3, और ये जो सरफेस है, और यहाँ पे फिर आपने जब ये रे आया तो आपने फिर कौन सा, तो पहला बार में तो वो लगा दिया रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला है ना, ठीक है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। यहाँ से जो v का वैल्यू आया, ठीक है, वो अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो ये बताओ अगले वाले में क्या लगाया आपने, एपरेंट डेप्थ इज μ2/μ1 इंटू रियल डेप्थ, वही तो फ्लैट सरफेस के लिए यही लगाया होगा ना आपने, एपरेंट डेप्थ इज μ2/μ1 इंटू रियल डेप्थ। हाँ सर। हाँ हाँ, तो μ2/μ1 में यही दिया होगा ना आपने 4/3 और 7/4, हाँ सर, ऐसे ही किया था। तो उससे नहीं आया, उससे नहीं आया। उससे ही तो नहीं आया था, वही शायद कहीं पे उल्टा कर दिया होगा हम इसके लिए। हाँ। सोमदीप, हेलो हाँ सोमदीप, आपका इससे जो आंसर आया वो डायरेक्टली आ गया या फिर और भी आगे कुछ करना पड़ा? सर, डायरेक्टली आ गया। डायरेक्टली आ गया, क्योंकि देखो इसमें म्यू3 इंक्लूड कर रहे हैं ना हम लोग, तो म्यू3 इंक्लूड कर रहे हैं तो इसमें वॉयल वाला जो चीज़ है वो डायरेक्टली आ जाएगा, मतलब इसके आगे कोई और स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। देवेश, आपका भी जो है पहला सरफेस पे ये करने के बाद जब आपने सेकंड में लगाया तो आ जाना चाहिए था। सर ठीक है। वो वाला फॉर्मूला तो प्लेन सरफेस के लिए है, देवेश लगा रहा है वो क्या उसमें रेडियस इंक्लूडेड नहीं कर, रेडियस इंक्लूड करेगा तभी होगा। लेकिन यहाँ पे तो ये फ्लैट ही है ना, आपका भी तो नहीं, वो यहाँ पे फर्स्ट वाला से फर्स्ट जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, प्लेन होना चाहिए, अगर प्लेन नहीं होगा तभी वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। समझा नहीं, नहीं पहला देवेश ने इसके लिए स्फेरिकल के लिए तो लगा लिया ना वो फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू। हाँ, तो सेकंड के लिए केस में तो वो प्लेन वाला लगा सकते हैं, तो उसके बाद आने चाहिए कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं तो इसलिए। हाँ, सेकंड वाले में प्लेन के लिए लगा ही सकता है वो, एपरेंट डेप्थ इज सब हो μ2/रियल जाएगा। डेप्थ, हाँ, इससे भी आ जाना चाहिए। आएगा तो मतलब उसमें कैलकुलेशन होगा। देवेश करके देखना एक बार, हाँ हाँ सर, ठीक है। आ जाना चाहिए। ठीक है सर। हम्म ओके, तो आ गया। आ गया है ना। हाँ, वही कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो रहा होगा। हाँ सर, ठीक। ये आपका आ जाता है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम ऑफ द टैंक। देखो फिर ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना आप, इस टाइप के क्वेश्चंस तो देखो आसानी है, बस ये है कि एक एक करके काम करना पड़ेगा। आप जानते ही हो एक का जो इमेज होता है नेक्स्ट वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर जाता है, तो ये काइंड ऑफ आसानी है, बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, बहुत सारे पार्ट्स है, तो ये भी एडवांस में आए हुए हैं, तो ये आप क्वेश्चन होमवर्क में कीजिएगा। चलो एनीवे कोई बात नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेंस में कितना परसेंटाइल था? सर मेरा सर 98.6। अच्छा, वाह बढ़िया है। इसमें कौन से बैच में थे वो, जहाँ कोचिंग में पढ़ते थे 12th में? सर मैं तो किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ता, मैं तो सर नरेंद्र पुर में रहता था। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। एनीवे आज हम लोग देखने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स पे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, एंड एक सेकंड यार, ये जस्ट सेकंड, आपका ये क्वेश्चन कीजिए तो, ये आपका जेई एडवांस 2016 में आया था। आज की क्लास में हम लोग मेनली PYQs ही करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स पे, तो ये ट्राई कीजिए आप लोग। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि स्क्रीन है ये, और जो ये है क्या बोलते हैं, जो सोर्सेज हैं वो इस हॉरिजेंटल लाइन पे हैं, सोर्सेज इस हॉरिजेंटल लाइन पे हैं। तो आपको जो है इस टाइप का चीज़ पढ़ाया गया था वेव में, कि इस केस में लाइक अगर आप स्क्रीन पे एक पॉइंट लेते हो P, तो जो पाथ डिफरेंस होता है S1P माइनस S2P, वो कितना होता है बताओ? डी कॉस lambda/2 डी कॉस थीटा डी कॉस। D cos थीटा होता है ना, ये होता है D cos थीटा। लाइक देखो भाई यहाँ पे ये स्क्रीन है, ये इस लाइन पे जो है वो सोर्सेज रखे गए हैं S1 S2, S1 S2, इनके बीच का डिस्टेंस D। तो यहाँ पे अगर आप कोई पॉइंट P लेते हो और
तो ये पाथ डिफरेंस जो है ये आपका क्या हो गया, S1P माइनस S2P। आप क्या करोगे कि परपेंडिकुलर अगर गिराते हो आप, पाथ डिफरेंस S1P माइनस S2P, ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया हमने। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है D, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, ये जो कैपिटल D है, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। तो अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते हो, मान लो ये पॉइंट है M, तो यू कैन से कि ऑलमोस्ट S2P विल बी इक्वल टू PM। तो जो पाथ डिफरेंस है वो ये वाला लेंथ रह जाता है। ये सब चीज़ जो है आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये वाला पाथ डिफरेंस रह गया, ठीक है। अभी मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखो आप, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और इसमें जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस d है, ये थीटा है, ये d cos थीटा हो गया। तो पाथ डिफरेंस जो है यहाँ पे हो गया आपका d cos थीटा। बोलो यार, है कि नहीं? हम्म, हाँ, तो तो कीजिए। स्क्रीन ऐसे रखा हुआ है, ये बोल रहा है शेप ऑफ द फ्रिंजेस क्या होगा, शेप ऑफ द फ्रिंजेस क्या होगा। सर बी में कंफ्यूजन है और सी और डी आ रहा है। सी तो आ रहा है और डी आ रहा है, ए ए नहीं होगा, बी में कंफ्यूजन है। क्या? सुभोजीत आपका क्या आ रहा है? सी और डी भी आ रहा है। अच्छा, सी और डी आ रहा है। देखते हैं क्या कर रहा है। तो देखो, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है ये सर्कल पे, ये जो सर्कल है इस पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन में क्या है, अ डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड एट द पॉइंट P2। P2 पे, P2 के लिए पाथ रेफरेंस कितना हो जाएगा, D। तो पाथ रेफरेंस D होगा। अभी D जो है वो दिया हुआ है इतना, तो ये देखो D को लैम्डा के टर्म्स में अगर आप लिखोगे ना, तो ये इट कम्स आउट टू बी 3000 लैम्डा। तो ये पाथ रेफरेंस P2 के लिए जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। तो यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, तो कैसा बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा, डार्क स्पॉट तो नहीं बनेगा। ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन ए तो सिंपल था ना। हाँ, सर नेक्स्ट है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स। अच्छा, अभी बोल रहे हैं टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स के बीच का एंगुलर सेपरेशन क्या होगा, वो उसका थोड़ा देखना है। तो ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट था। अब देखो, लाइक अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ स्क्रीन के ऊपर, है ना, अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, मान लो कि यहाँ से वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो वी हैव सीन कि S1P माइनस S2P d cos थीटा होगा। ये डिस्टेंस d है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना, तो ये डिस्टेंस थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये पाथ डिफरेंस d cos थीटा हो जाता है, ये पाथ डिफरेंस d cos थीटा हो जाता है। ये अभी अभी देखा हम लोगों ने। अच्छा, अब देखो अगर मैक्सिमा होना है तो मैक्सिमा के लिए जो मान लो ब्राइट स्पॉट के लिए देखेंगे, तो दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से इट कम्स आउट कि d cos थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, है ना, पाथ डिफरेंस की जगह d cos थीटा रख दिया, तो फ्रॉम हेयर इट कम्स cos थीटा इज n लैम्डा बाई t। तो cos थीटा इज n लैम्डा बाई t। अभी लैम्डा गिवन है, d गिवन है, तो अगर ये वैल्यू बैठा देंगे ना, तो cos थीटा कम्स आउट टू बी n बाई 3000। सो cos थीटा कम्स आउट टू बी n बाई 3000, और यू कैन से n इज 3000 cos थीटा। अब इस चीज से सोचो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें cos थीटा बोल रहा है n बाई 3000। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि जो फ्रिंजेस होते होंगे ज्यादा पास पास किधर होते होंगे, ये वाई एक्सिस के क्लोजर में ज्यादा पास पास में होते होंगे या एक्स एक्सिस के आसपास में ज्यादा पास पास में होते होंगे। जैसे ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंडीशन लिखा है, तो cos थीटा इज n बाई 3000। हम्म, वाई में ज्यादा। अच्छा देखो, जैसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, लाइक इस पॉइंट के लिए अगर हम देखें एक्स एक्सिस वाले पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे थीटा है 0 डिग्री। थीटा अगर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 इज 1, सो 1 इज इक्वल टू n बाई 3000, सो n इज इक्वल टू 3000। अच्छा, अगर आप इधर y के लिए देखोगे, तो y के लिए लाइक थीटा इज टेंडिंग टू 90, तो थीटा इज टेंडिंग टू 90, तो इधर जो है लाइक ये वाला वैल्यू 0 को टेंड करेगा।
है ना, ये वाला वैल्यू जो है cos 90, थीटा टेंड्स टू 90, तो दिस वैल्यू विल टेंड टू 0, सो n विल टेंड टू 0। तो एक्चुअली यहाँ पे n का वैल्यू 0 आ रहा है, यहाँ पे n का वैल्यू 3000 आ रहा है। कहाँ पे जो है वो ज़्यादा, तो यहाँ एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक में जो है ना वो 3000 ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक में 3000 ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। अब ये बताओ पास पास में कहाँ पे होंगे, एक्स एक्सिस के क्लोजर या वाई के क्लोजर, ज़्यादा पास पास कहाँ पे होंगे? सर एक्स एक्सिस के क्लोजर में। एक्स एक्सिस में पास पास होंगे। सर मैंने एक वैल्यू पुट किया थीटा इक्वल टू मतलब 45 डिग्री। हाँ हाँ, उससे आ रहा है n इक्वल टू 3000/√2। अच्छा, आपने एक वैल्यू पुट किया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, बीच का ले लिया आपने, है ना, हाँ हाँ, 40, तो थीटा 45 रखा तो ये आया 1/√2, है ना, तो एन का वैल्यू कितना आया? 3000/√2 मतलब हाफ से ज्यादा यहाँ पर आ रहा है। 3000 बाई, तो हाफ से ज़्यादा है ना, ये 1500 से ज़्यादा है, राइट? हाँ तो दिस इज ग्रेटर देन 1500, यानी कि यहाँ पे n का जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 1500, है ना, तो n ग्रेटर देन 1500, यहाँ पे n 0, यहाँ पे n ग्रेटर देन 1500, तो ये वाले सेक्शन में ज़्यादा क्लोजर हुआ ना, ये n इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस के क्लोजर ज़्यादा हुआ, है ना। सो तो देखो, एक जो ऑप्शन है द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बिटवीन P1 एंड P2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज क्लोज टू 3000, ये सही है। एट P2 द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विल बी मैक्सिमम, यहाँ पे n 3000 मैक्सिमम आ रहा था, ये भी सही है। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2, तो अगर अपन P1 से P2 जाएंगे तो एंगुलर सेपरेशन जो है वो बोल रहा है डिक्रीजेज। देखो एंगुलर सेपरेशन तो स्टार्टिंग में कम कम है, स्टार्टिंग में फ्रिंजेस पास पास में है तो उनके बीच में जो एंगुलर सेपरेशन होगा वो कम होगा, बाद में तो फ्रिंजेस दूर दूर हैं तो एंगुलर सेपरेशन बढ़ेगा। एक्चुअली इधर से इधर जाने पे फ्रिंजेस दूर दूर हो रहे हैं तो एंगुलर सेपरेशन बढ़ना चाहिए, सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। ए जो था वो भी इनकरेक्ट है, था, बी इनकरेक्ट हो गया। P2 ऑर्डर फ्रिंज विल बी मैक्सिमम, यहाँ पे 3000, सी और डी सही हो जाएगा, है ना। हाँ सर, बोलो क्लियर है? हाँ, यस सर। तो ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, और वही सब अपन डिस्कस कर रहे हैं आज। नेक्स्ट देखो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, 2015 में आया था, ट्राई कीजिए। सर 3 होगा। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, समझी, तुम तो फॉर्म में हो। हाँ सर ये तो इजी लगा। हाँ, ये वही है, आता है तो फिर ये इजी है, नहीं तो फिर डिफिकल्ट है। देखिए अगर क्लिक कर गया तो इजी है, मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है, तो मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए कि S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, ये होना चाहिए n लैम्डा, वेयर n इज एन इंटीजर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, S2 से जो लाइट जा रहा है वो वाटर में चल रहा है, तो वाटर में चल रहा है तो उसका इक्विवेलेंट जो पाथ लेंथ होगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू डिस्टेंस, म्यू इंटू डिस्टेंस। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3, तो 4/3 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, S2P, है ना, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज P, सो दिस विल बी म्यू इंटू S2P, दिस विल बी 4/3, ये मैं लिख देता हूँ, म्यू इंटू S2P और माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्डा, म्यू हो गया 4/3, S2P कितना हो गया, अंडर रूट d² प्लस x² और माइनस S1P कितना हो गया, अंडर रूट d² प्लस x² इज इक्वल टू n लैम्डा, है ना। तो अगर ये आप लिख लिए तो फिर आसान ही हो गया, इसके बाद तो फिर कुछ है नहीं, तो यहाँ से जो है आप सिंप्लीफाई कर लोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा x² इज इक्वल टू 9n² लैम्डा स्क्वायर माइनस d²। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा, तो देयरफॉर p का वैल्यू आ गया 9, सो कंपेयरिंग यू विल गेट p² इज 9,
ऊपर में जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर उसे कंपेयर करोगे तो विल गेट पी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो पी इक्वल टू आ जाएगा 3। समझे वैश्विन? सर इजी था ना, बस क्लिक कर गया तो हाँ इजी, सर तो फिर डिफिकल्ट था, है ना? हाँ हाँ चलो आगे बढ़े। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है, ये बनाइए, 2019 में आया था पेपर 2 में। सर सी और डी होगा क्या? सही कह रहा हूँ, ए और डी। देखते हैं, देखते हैं। तो देखो, ये बताइए, आप जानते हो कि लाइक ऑब्लिक इंसिडेंस में S1 के साथ कौन सा पॉइंट सेम फेज में है? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो S1 के साथ ये वाला पॉइंट है, लेट अस से कुछ भी नाम दे दो आप, N। S1 के साथ सेम फेज में N है, S1 के साथ सेम फेज में N होता है। सो बेसिकली इधर वाला जो, ये वाला जो लाइट है S1 के साथ N सेम फेज में है, तो इसको N से S2 भी एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है और फिर इधर भी एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको पाथ डिफरेंस लिखना होता है, यहाँ पे अगर आपको पाथ डिफरेंस लिखना होता है, तो ये वाला जो लाइट है ना, उसको N से S2 तक एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है डी साइन थीटा नॉट, लाइक इफ दिस एंगल इज थीटा नॉट, अगर ये यहाँ पे थीटा नॉट एंगल पे इंसिडेंट हो है और ये डिस्टेंस d है, तो दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी डी साइन थीटा नॉट, तो इधर इसको डी साइन थीटा नॉट एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है और इधर जो है वो कितना, इधर इसको डी साइन थीटा 1 एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। तो पाथ रेफरेंस जो है ये आपका डी साइन थीटा नॉट प्लस डी साइन थीटा 1, डी साइन थीटा नॉट प्लस डी साइन थीटा 1, ठीक है। ये पाथ रेफरेंस इतना होता है यहाँ पे। सो देयरफॉर अगर ये यहाँ पे अल्फा एंगल पे इंसिडेंट है, अल्फा एंगल पे इंसिडेंट है, तो ये जो इधर जो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ होगा ये आपका हो गया डी साइन अल्फा, और इधर जो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ है ये आपका लाइक इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो इधर जो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ होगा वो होगा डी साइन थीटा। सो पाथ रेफरेंस कितना आ रहा है यार बताओ, पाथ रेफरेंस कितना आ रहा है? डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा। ये बात क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो पाथ रेफरेंस जो है वो डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा ये है। अच्छा अब देखो, आप ऑलरेडी वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हो, आप कैसे करते हो, आप डी साइन थीटा को कैसे लिखते हो? लाइक इधर साइन थीटा, थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू टैन थीटा, टैन थीटा को आप लिख देते हो वाई बाई डी, है ना, वाई बाई डी, टैन थीटा को आप लिख देते हो वाई बाई डी, है ना। तो ये जो है डी साइन थीटा इज नियरली रिटन एज डी टैन थीटा, टैन थीटा को वाई बाई डी लिख देते हो, तो इधर का डी साइन थीटा इस तरीके से निकल जाता है, सब कुछ दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है ना, सब कुछ दिया हुआ है। तो लाइक ये डी साइन थीटा की वैल्यू इधर निकल जाती है, और इधर जो है वो अल्फा दे रखा है। अब अलग अलग ऑप्शन में, जैसे ए है, सी है, डी है, ये सब में अल्फा दे रखा है, आपको चेक करना है कि भाई कब जो है वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो बेसिकली पाथ डिफरेंस देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, जब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स, अभी ये आप देख लो ना, वैल्यू डाल करके चेक करना पड़ेगा। जैसे ये इसमें देखो, ये अल्फा बहुत छोटा ही है, तो आप यहाँ पे साइन अल्फा को नियरली अल्फा लिख सकते हो। अगर अल्फा बहुत छोटा होगा, जैसे कि इसमें भी सेम ही है, अल्फा बहुत छोटा है, तो यू कैन राइट साइन अल्फा एज अल्फा। यहाँ पे तो अल्फा जीरो ही है, तो ये वाला टर्म जीरो ही हो गया। सो इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, देन यू कैन राइट डी साइन अल्फा कैन नियरली बी रिटन एज डी अल्फा। आप डी साइन अल्फा को नियरली डी अल्फा लिख सकते हो, ठीक है, डी अल्फा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है होगा ये आपका हो जाएगा नियरली डी इंटू अल्फा प्लस डी साइन थीटा। डी साइन थीटा आपने इधर लिख ही रखा है, दिस इज 33 इंटू 10⁻⁻13 जो है। अभी चेक कर लो आप, ये अल्फा जो भी दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू डाल करके चेक कर लो कि क्या है। जैसे ये डी वाले में अल्फा तो जीरो है, तो डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी दिस। अभी ये लैम्डा दिया हुआ है, उससे चेक कर लो आप, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा है या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, तो यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आता है ये है सी। सी मतलब अल्फा इक्वल टू दिस के लिए देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब
अल्फा का वैल्यू इतना बैठाने पे डेल्टा एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आता होगा। डी क्यों नहीं होगा? सी तो ठीक है, हाँ। हाँ डी क्यों नहीं होगा? मतलब डी बाई लैम्डा करके अगर करते हैं तो वैसा नहीं होगा। एक सेकंड देख लो करके, इतना है। और ही आ रहा है, हाँ लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है डी में। जीरो डी रहा तो ऑड मल्टीपल आएगा तो कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा ना, फिर तो डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। है ना। अच्छा ये वाला ऑप्शन बी जो है ये देखो जरा, फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा। ये तो नहीं, क्यों, कैसे बोल सकते हैं कि नहीं होगा? सर क्योंकि तो बहुत ही एक साथ चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज मतलब जो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना, क्योंकि एक तो चेंज कांस्टेंट नहीं रहा है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं। अच्छा मान लो कि लाइक फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए ये पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होना चाहिए। तो आप ये बोल रहे हो कि सर पहले वाले में भी पाथ डिफरेंस डी साइन अल्फा प्लस मान लीजिए डी साइन थीटा 1 है, और दूसरे वाले में भी जो पाथ डिफरेंस है वो डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा 2 है। तो दोनों में सेम अल्फा अल्फा आ रहा है, इसलिए वो मैटर नहीं करेगा। आप यही बोलना चाह रहे हो ना, यही बोलना चाह रहे हो ना? यस सर। हाँ ये फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा नहीं डिपेंड करता है, और बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, सोमदीप क्लियर है? हाँ सर। सुभजीत क्लियर है क्या? हाँ आगे बढ़ें। यस सर। अच्छा इसके बाद फिर आपको जो है ना, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आए हैं, लाइक आगे में ये रख दिया है ना, आगे में जो है वो कुछ स्लैब रख दिया, फिर इस टाइप के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। लाइक और क्या हो सकता है कि मान लो कि दूसरे मीडियम में रख दिया, है ना, दूसरे मीडियम में रख दिया, तो कहाँ गया यार, तो इस तरह के ना बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बात बताओ, जैसे कि हाँ जैसे देखो ये इसी में आया है, तो अ, तो ऐसे अगर सब कुछ मिक्स रहे ना कि अलग अलग मीडियम में भी है, ऑब्लिक इंसिडेंस भी है, आगे स्लैब भी रख दिया, बहुत कुछ अगर हो रहा हो, तो उस केस में कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस, तो ये थोड़ा सा मैं उसके लिए बता देता हूँ। जैसे देखो, मतलब पाथ डिफरेंस अगर लिखने आ गया तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, तो पाथ डिफरेंस लिखने आ गया तो कोई भी क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो इन जनरल हमने एक क्वेश्चन ले लिया है अपने मन से, ठीक है, कि जैसे मान लो कि आपका ये स्लिट्स है ना, इधर S1 S2, आपने इधर भी स्लैब लगा दिया है, इधर भी स्लैब लगा दिया है, सब अलग अलग थिकनेस अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, इधर भी है इधर भी है, सबका थिकनेस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट, इधर अलग मीडियम है म्यू 6, इधर भी अलग मीडियम, अच्छा इधर इधर भी म्यू 6 ही है, इधर जो है वो म्यू 3 है, इधर अलग हाँ इधर म्यू 3 है। तो लाइक देखो ये म्यू 1 म्यू 2, इधर म्यू 3, इधर म्यू 4 म्यू 5 म्यू 6, सो इधर अलग मीडियम म्यू 3, इधर अलग मीडियम म्यू 6, इन स्लैब्स का 4 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस अलग अलग दिया हुआ है, पी पॉइंट पे अपने को लिखना है पाथ डिफरेंस क्या होगा। ये जो लाइट बीम आ रहा है वो बिल्कुल कैसा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, और नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, इस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मली हो रहा है इंसिडेंट, पाथ डिफरेंस लिखना है। एकदम ही जनरल हो गया, तो एकदम ही जनरल हो गया, कैसे करोगे एक बार सोच के देखो। हाँ जी हो गया। गुड। को भेजा है। देखते हैं कौमुदी। हाँ सर, मेरा एक आंसर आया। तो ठीक है आप भेज दो, तो उससे क्या होगा अभी जब मैं बताऊंगा तो आप मिलाइएगा कि हाँ भाई हमारा सही है या गलत है, तो तभी पता चलेगा। शुभजीत, शुभजीत हुआ क्या? हाँ सर, एक तो आया है, मैं भेज रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे चूंकि ये पैरेलल बीम है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द स्लैब है, तो अगर मैं यहाँ पे इन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर के जितने भी पॉइंट्स होंगे A B C D, दे ऑल विल बी इन सेम फेज। बहुत बढ़िया भाई, दे ऑल विल बी इन सेम फेज। अभी मान लो कि यहाँ से जो ये S1 S2 को जोड़ने वाला लाइन है, यहाँ से मान लो इसका डिस्टेंस है x0, कुछ डिस्टेंस तो होगा, x0 नाम दे देते हैं, नाम दे दें, बोलो, ये x0 नाम देने में आपको कोई आपत्ति है? नहीं सर नहीं है।
अच्छा सर, तो ये बताओ, अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये पॉइंट ए है, S1 के ठीक सामने वाला जो पॉइंट है ये है मान लो ए। अब देखो फाइनली हमें जाना कहाँ है, फाइनली हमें पहुंचना है पी तक। तो हम क्या करेंगे कि ए से चल के पी तक जाएंगे, और हमें जितना भी पाथ है वो सब सब हम लोग इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करके सब पूरे पाथ को लिखते जाएंगे। अच्छा भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए से शुरू करते हैं, पी तक जाएंगे, ठीक है, और सब इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करके लिखते जाएंगे। तो ये बताओ, ए से आप जब यहाँ पे गए ये स्लिट S1 तक, इसके पहले में क्या है कि ये आ गया है, दूसरा एक स्लैब आ गया है जिसका थिकनेस T4 है, ये थिकनेस T4 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू4 है। तो ये बताओ, ये जो लिक्विड दिख रहा है, लिक्विड वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू6, उसमें ये लाइट कितना डिस्टेंस चला, उसमें चला ये x0 - T4, इसमें ये लाइट कितना चला, x0 - T4, और ये म्यू4 वाले में चला T4। तो यहाँ पे ये बताओ, ये म्यू6 के लिए पाथ लेंथ कितना लिखेंगे, x0 - T4 इंटू म्यू6, म्यू टी होता है ना, म्यू इंटू टी। अच्छा भाई ठीक है, और ये T4 वाले में, T4 वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, म्यू4, तो उसमें चला म्यू4 इंटू T4। और फिर इधर इस साइड में आ गए तो T1 म्यू1 है, तो इधर हो गया T1 म्यू1, और प्लस एक टर्म और आएगा, ये म्यू3 वाला भी टर्म आएगा। वो भी लिखता हूँ, पहले ये बताओ, पहले इतना क्लियर है, इस पहले इतना क्लियर है। ये x0 - T4 आपने किया था क्या, ऐसा कुछ किया था, ये इसको कंसिडर किया था, T4 घटाने के लिए सोचा था। चलो एनीवे देख लेते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे x0 - T4 इंटू म्यू6, है ना, इंटू म्यू6, म्यू6 में ये चला x0 - T4। x0 क्या है, जैसे मान लो कहीं पे हमने एक पॉइंट ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, तो ये पॉइंट ए है, डी है, यहाँ से जो ये S1 S2 को जोड़ने वाला लाइन था उसका डिस्टेंस x0 था, कुछ नाम दे दिया था हमने x0। तो x0 - T4 म्यू6 प्लस म्यू4 T4 प्लस म्यू1 T1 प्लस, ये बताओ ये S1 से P का जो डिस्टेंस है ये है S1P। तो S1P में ऑलमोस्ट T1, अभी ये थीन बहुत, ये फिल्म बहुत पतला है, तो पतला है तो इसमें ये जो लेंथ है ऑलमोस्ट यू कैन से कि ये T1 ही है। तो ये म्यू3 वाले में कितना चला, ये S1P माइनस T1, और इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू3 है, तो प्लस ये लिख दिया। बोलो क्लियर है, ये लिखा सही लिखा क्या, सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ये लिख देता हूँ S1P माइनस T1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1। अच्छा भाई, ए से पी तक पहुंच गए, सारा हमने लिख लिया सब कुछ। अब बारी है कि आपका ये पॉइंट ए के साथ सेम फेज में ये पॉइंट था डी, डी कह लो या बी कह लो, कुछ भी कह लो, बी बी बोल देता हूँ। तो अब है बारी कि आप बी से पी पे पहुंचो, तो बी से पी पे पहुंचो, है ना। तो बी से पी पे अगर आप पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा यार, ये बी है यहाँ पे, ये बी यहाँ पे था, ये डिस्टेंस x0 था, तो यहाँ पे कितना चला x0, ये डिस्टेंस है T5 म्यू5, तो इसमें कितना चला, म्यू6 में कितना चला, ये x0 - T5, ये हो गया x0 - T5 इंटू म्यू6 में चला, प्लस T5 में कितना चला, म्यू5 T5, प्लस T2 में कितना चला, म्यू2 T2, प्लस एक और टर्म आएगा। शुभजीत क्लियर है। हम्म, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया x0 - T5, x0 - T5। ओके ओके ओके। सर हाँ S1P माइनस टी उसके बाद म्यू3 होगा तो हाँ हाँ हाँ, ये हो गया प्लस म्यू5 T5, और प्लस हो गया इधर म्यू2 T2, और प्लस हो जाएगा S2P माइनस T2 इंटू म्यू3। ठीक है, सही लिखा, सही लिखा भाई, बहुत बढ़िया, सही लिखा। अब ये जो डिस्टेंस है पूरा, इसको आप नाम दे दो, लेट अस से कुछ x1, और ये जो डिस्टेंस है पूरा इसको आप नाम दे दो, लेट अस से x2। आपने सब कुछ जो है वो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट कर लिया है। तो जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो ये डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा x विल बी इक्वल टू, देखो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यार, ये देखो तो x0 म्यू6 x0 म्यू6 कट जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या भाई, बचेगा क्या, T4 माइनस T5 म्यू6 होगा एक टर्म,
म्यू6 वाला टर्म ये हो जाएगा, है ना? और क्या हो जाएगा? म्यू4 T4 सर S1P माइनस T1 इंटू म्यू1 कैसे होगा? म्यू3 होगा A टू P लास्ट टर्म S1P माइनस T1 टाइम्स म्यू3 होगा। ओ हाँ हाँ हाँ, ये तो म्यू3 होगा, ये तो म्यू3 ही होगा, ये म्यू3 होगा, म्यू1 कैसे होगा? और लिखने में कुछ नहीं ध्यान रहा। हाँ, तो ये देखिए, इसमें से इसको घटाएं तो ये कितना हो जाएगा? T4 माइनस T5 म्यू6, और कितना हो गया? प्लस म्यू4 T4 माइनस x2 माइनस x1 कर रहा है ना हम लोग, ये हो जाएगा x2 म्यू5 T5 माइनस म्यू4 T4 प्लस म्यू2 T2 माइनस म्यू1 T1 प्लस ये देखो इधर S2P इंटू म्यू3 माइनस S1P इंटू म्यू3। अच्छा, एक टर्म और आएगा, प्लस T1 माइनस T2 म्यू3 और प्लस S2P माइनस S1P इंटू म्यू3। क्लियर है? क्लियर है ये? आई एम श्योर कि आपका कुछ ना कुछ तो इसमें गलती रहा ही होगा, कुछ ना कुछ तो छूट ही गया होगा। हाँ हाँ सर। हाँ, अभी देखो सिर्फ ये S2P माइनस S1P बैठाना है, रह गया है, तो ये मैं इधर अलग से लिख देता हूँ कि वेर S2P माइनस S1P, अभी मैं S2P माइनस S1P, ये वैक्यूम में आ गया, सब कुछ हमने वैक्यूम में कर दिया कन्वर्ट। तो S2P माइनस S1P को अभी हम सिंपली लिख सकते हैं d sin थीटा, which can nearly be written as d tan theta, and that will be d tan theta की जगह y by t। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो S2P माइनस S1P की जगह पे ये वाला वैल्यू बैठा दीजिए और बाकी आपका सारा काम हो गया। तो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ में जब आप कन्वर्ट कर देते हो तो आपको जो है वो बहुत आसानी होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। इसी में अगर ऑब्लिक इंसिडेंस दे देता तो वो भी आप इंक्लूड कर लेते हो। ऑब्लिक इंसिडेंस में अगर मान लो कि रे जो है ऐसे कुछ एंगल पे आता, तो कुछ एंगल पे आता तो आप उसको कर लेते कि भाई यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये कितना एक्स्ट्रा पाथ, तो इसके साथ ये वाला पॉइंट ए के साथ बी है होगा सेम फेज में, कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये चला वो कंसिडर करना होता। तो ठीक है, तो ये जो है वो कुछ ज़्यादा ही जनरलाइज्ड हो गया है। मतलब अगर आप इसको लिख सकते हो तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन में बना सकते हो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना? बताइए। हाँ सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? हाँ हाँ सर। ओके ओके ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी जो है आपसे अब बन जाने चाहिए, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे, है ना? जैसे मान लो कि ये एक आया था मैट्रिक्स मैच, ये एक मैट्रिक्स मैच आया था, देखो इसमें भी वही है, बस स्लैब लैब लगाया है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे पूछ रहा है इंटेंसिटी वगैरह, वैल्यूज डाटा दिया हुआ है, आप ट्राई कीजिएगा। 2009 में आया था पेपर 2, एंड आप ट्राई कीजिएगा। ये हो गया, और देखो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कुछ और क्वेश्चन देख लो आप। तो ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक कितना, ये देखो, नाउ लिक्विड इज पोर्ड इनटू द वेसल एंड फिल्ड अप टू OQ, वही है, लिक्विड वगैरह पोर किया गया है, तो ये जो अभी आपने पढ़ा तो उसका अप्लाई करोगे तो अभी आप ये बना पाओगे आसानी से क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये सोर्स इधर अलग ले लिया है, सोर्स इधर अलग ले लिया है, इधर लिक्विड ही पोर कर दिया। हाँ, तो अभी ऐसे आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि यार क्या चल रहा है भाई, इधर लिक्विड डाल दिया, है ना, एंड इधर जो है वो वैक्यूम है, सोर्स भी यहाँ पे है, सिमेट्रिकली रखा हुआ भी नहीं है। तो मान लो किसी पॉइंट, कोई पॉइंट ए है, यहाँ के लिए अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो भाई क्या करोगे आप, एक लाइट जो है एस से जाएगा S1 पे, फिर इधर ए पे जाएगा, ए कह लो या कुछ भी नाम दे दिया है, लेट से एन नाम दिया है, एन पे जाना है मान लो, तो एक तो ऐसे हो गया, पाथ लेंथ लिखते जाओ, है ना। दूसरा जो है वो ऐसे गया यहाँ से यहाँ,
फिर यहाँ से यहाँ गया। इसमें आपको देखना पड़ेगा, इसमें कुछ जो है वो चला पानी में, कुछ चला वैक्यूम में, सबको इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करके करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। और भी देखिए, और ये तो हालांकि अलग क्वेश्चन है, ये करेंगे हम लोग। ये देखो, ये 99 में आया था, ये भी उसी टाइप का है, ठीक है, ये भी उसी टाइप का है। तो ये सब आप लोग ट्राई कीजिएगा। आपका ये देखो, ये 99 में आया था, ये भी उसी टाइप का है। तो सब उसी टाइप का है सर। तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन करें? तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन करें? ये वाला करो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बताइए, हो गया क्या? इंटर लीस्ट वैल्यू ऑफ टी 90 नैनोमीटर होगा। क्या? लीस्ट वैल्यू ऑफ टी आ, कितना कितना बताए? 90 नैनोमीटर। 90 नैनोमीटर, हाँ। देखो यार, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स में जो है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये कह रहा है ना कि लाइट ऐसे नॉर्मली पड़ा, कुछ जो है वो यहीं से लौट गया, रिफ्लेक्ट हो गया तो यहीं से लौट गया, और दूसरा जो है वो इधर नीचे गया, ट्रांसमिट हुआ, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और वो सीधा चला आया, और ये दोनों रेज इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये बताओ, ये दोनों रेज इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये जो R2 वाला जो है, येलो वाला जो पार्ट है, वो बेसिकली इधर टी एक्स्ट्रा चला, फिर वापस टी एक्स्ट्रा चला, और वो भी किस में चला? ये भी चला म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल में। तो उसने जो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ कवर किया, वो कितना कवर किया? 2 μ2t, है ना। ऑप्टिकल लाइक t प्लस टी कितना हो गया? t प्लस टी 2t, है ना, t प्लस टी 2t। और कौन से मीडियम में? म्यू2 वाले मीडियम में, है ना, म्यू2 वाले मीडियम में। तो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया? 2 μ2t, 2 μ2t, ठीक है। अच्छा, तो 2 μ2t हो गया। अभी जो है, अभी जो है क्या बोलते हैं, एक चीज और देखा था आपने, एक चीज और देखा था कि भाई देखो, यहाँ पे सडन फेज चेंज भी हो सकता है, यहाँ पे भी सडन फेज चेंज हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों जगह पे। वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यूज ऑफ μ1 μ2 एंड μ3। तो उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था आपको, जो कि याद रखने में बहुत आसान होता है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चांसेस हैं, मतलब मल्टीपल चांसेस हैं कि भाई यहाँ पे फेज चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे फेज चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब वो उतना सारा देखने का एक याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है, वो बताया था, वो ये है कि अगर μ2 लाइज इन बिटवीन μ1 एंड μ3। देखो, अगर, है ना, अगर μ2 का वैल्यू μ1 μ3 के बीच में लाई करे, तो उस केस में कोई एक्स्ट्रा पाई का टर्म नहीं इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। उस केस में कोई एक्स्ट्रा पाई का टर्म इंट्रोड्यूस नहीं होता है, सिंपली ये जो डेल्टा एक्स वाला टर्म है वही रह जाता है। तो इफ μ2 लाइज इन बिटवीन μ1 एंड μ3, μ2 की वैल्यू अगर μ1 μ3 के बीच में लाई करे, तो सिंपली ये जो है, अगर n लैम्डा हो गया तो मैक्सिमा, और ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो गया तो मिनिमा। ये होता है कंडीशन। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि अगर इसमें पाई का टर्म नहीं आता है, मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि अगर यहाँ पे पाई का टर्म आया है तो इधर भी आया, तो वो कैंसिल होकर के जीरो हो गया, या फिर अगर यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ पे भी नहीं आया, ऐसा होता है इसमें। अभी इतना डिटेल में तो हम लोग नहीं देख सकते। अच्छा, पढ़ाते समय वो बताते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर μ2 की वैल्यू μ1 μ3 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, यानी कि μ2 सबसे बड़ा हो या फिर μ2 सबसे छोटा हो, तो उस केस में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा पाई का टर्म आ जाता है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा पाई का टर्म आने से क्या होता है कि ये कंडीशन बदल जाता है, कंडीशन बदल जाता है। तो वो क्या होता है कि इफ μ2 डज नॉट लाई इन बिटवीन μ1 एंड μ3, इफ μ2 डज नॉट लाई इन बिटवीन μ1 एंड μ3, तो देन यानी कि μ2 या तो सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो, तो उस केस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा पाई का टर्म आ जाता है, और एक्स्ट्रा पाई का टर्म आने से ये कंडीशन बदल जाता है मैक्सिमम मिनिमा का। तो उस केस में क्या होता है कि अगर डेल्टा एक्स एन लैम्डा हुआ, तो वहाँ पे मैक्सिमा की जगह मिनिमा बन जाता है, उल्टा हो जाता है। क्यों? एक्स्ट्रा पाई का टर्म आने से। एंड अगर डेल्टा एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है, तो उस केस में मिनिमा की जगह मैक्सिमा बन जाता है, कंडीशन रिवर्स हो जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में डाटा दिया है ना, यहाँ पे जो डाटा आपको दिया हुआ है, म्यू1 का वैल्यू है 1.0, म्यू2 है 1.8 और म्यू3 है 1.5। तो यहाँ पे म्यू2 इज नॉट लाइंग इन बिटवीन म्यू1 एंड म्यू3, म्यू2 जो है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा वाला कंडीशन चलेगा, ये वाला चलेगा कंडीशन, यहाँ पे ये वाला कंडीशन चलेगा। ठीक है, और श्रीन बताओ, क्लियर है? हाँ सर। हम्म। तो यहाँ से यही है आपका कंडीशन। और सर ये कंडीशन कब कब वैलिड होगा और एक बार समझाएंगे, यही मतलब यहाँ जगह फंस गया मेरा। देखो, अगर म्यू2 की वैल्यू सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे बड़ा मतलब इन दोनों से बड़ा या फिर सबसे छोटा यानी कि दोनों से छोटा, तो उस केस में क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन बदल जाता है, मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन रिवर्स हो जाता है। मतलब जब ऑड मल्टीपल डेल्टा एक्स एन लैम्डा होने पे मैक्सिमम मिलना चाहिए था तो मिनिमम मिल रहा है, और जब डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होने पे मिनिमम मिलना चाहिए था तो मैक्सिमम मिल रहा है। क्यों उलट जाता है? क्योंकि उस केस में एक तो इसका वैल्यू पाई आ जाता है। लगता है। हाँ। और अगर म्यू2 की वैल्यू म्यू1 म्यू3 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ऐसा है कि अगर ऐसा है या फिर ऐसा है, तो इन दोनों केस में म्यू2 इज लाइंग इन बिटवीन म्यू1 एंड म्यू3, तो इन दोनों केस में सिंपली जो है वो नॉर्मल कंडीशन रहेगा, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा आ रहा है तो मैक्सिमम, पाथ डिफरेंस अगर ऑर्डर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ रहा है तो मिनिमम। नॉर्मल जो कंडीशन होता है वही। ठीक है, सर आई बात समझ में? अच्छा, इसमें एक और होता है कि अगर ऑब्लिक इंसिडेंस है, ऑब्लिक इंसिडेंस है, कुछ एंगल पे आ रहा है रे, तो रे जो है वो कुछ एंगल पे आ रहा है, तो इस केस में आपका क्या बोलते हैं, जैसे एक रे तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गए, पहले ही सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया, तो पहले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया तो इधर चला गया R1। अदरवाइज क्या हुआ कि ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिट होने के बाद सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, सेकंड सरफेस पे फिर वही दोनों बातें होंगी, कुछ ट्रांसमिट भी होगा कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा। तो हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, हम लोग किसमें इंटरेस्टेड हैं, ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्ट हुआ। अब यहाँ पे फिर से दो बातें होंगी, यहाँ पे फिर से दो बातें होंगी कि यहाँ पहुँचने के बाद या तो कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा या कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर से दो बातें होंगी, कुछ पार्ट या तो ट्रांसमिट हो जाएगा कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो वापस रिफ्लेक्ट हो गया हम लोग, ये इधर चला गया, हम लोग इसको मान लो R2 नाम दे रहे हैं, R2 या कुछ और नाम दे दो, R1 R3 नाम दे दो। तो हम लोग इंटरेस्टेड है ये R1 R3 जाकर के इंटरफेयर हो रहा है आगे, तो R1 R3 आगे जाकर के इंटरफेयर हो रहा है, ये पैरेलल रहेगा, इंटरफेयर हो रहा है। तो हम लोग जो है वो इसी में इंटरेस्टेड हैं कि इनका क्या होगा, क्या कंडीशन होगा मैक्सिमा का, क्या कंडीशन होगा मिनिमा का। तो यहाँ पे देखो जो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ होगा, ये बेसिकली इस मीडियम में इसने एक्स्ट्रा चला, प्लस यहाँ पे भी इधर भी जो है वो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में नहीं है, इसके साथ सेम फेज में ये वाला पॉइंट होगा। लेट अस से दिस पॉइंट इज डी, ये पॉइंट है मान लो एस, तो एस के साथ ये पॉइंट है मान लो ए, तो एस के साथ ए इज नॉट इन फेज, एस के साथ डी इन फेज, तो वो भी कंसिडर करना पड़ता है। तो ये सब कंसिडर करके यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आ जाता है वो आप याद रखिएगा कि वो आ जाता है 2 μ2t cos r। आर क्या है, आर है ये वाला, आर है ये एंगल, ठीक है, आर है ये एंगल। तो यहाँ पे पाथ रेफरेंस जो है ये आपको लिखना है 2 μ2t cos r। ठीक है, बताएंगे फिर से, हाँ ये एक बार बताएंगे फिर से। ये वाला इसका प्रूफ होता है यार, डिटेल में प्रूफ है, मैं उसका वीडियो शेयर कर दूंगा, आप अगर देख लो। हाँ सर। ठीक है, हाँ, ये डिटेल प्रूफ का वीडियो शेयर कर देंगे, आप देख लेना एक बार। ओके ओके ओके। सर लेकिन यहाँ पर टी से ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब ऑब्लिक है तो रे, हम्म, रे तो यहाँ पर ऑब्लिक है, हाँ हाँ ऑब्लिक है, तो सर पाथ डिफरेंस तो मतलब 2t से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये देखो इसके साथ जो है ना, इसके साथ सेम फेज में ये वाला पॉइंट है, तो इसने भी तो थोड़ा चला, ये भी तो इतना चला, ये चुप नहीं बैठा हुआ है, हाँ हाँ ये भी तो चला। तो पाथ डिफरेंस में वो चीज़ घटाएं जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसके साथ ये घटाएंगे भी तो। हाँ हाँ। आप बेसिकली ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो कि सर
आप बोल रहे हैं सर ये वाला टी है, ये है सर आर, और ये है सर 90 डिग्री। तो ये वाला लेंथ जो है सर लेटर से एल, तो ये हो जाएगा सर कॉस आर इज इक्वल टू टी बाई एल। तो एल हो जाएगा सर टी बाई कॉस आर। तो ये हो जाएगा टी बाई कॉस आर, और ये भी हो गया सर टी बाई कॉस आर। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये वाला लेंथ तो टी बाई कॉस आर है, और ये वाला लेंथ भी टी बाई कॉस आर है। तो सर इसमें एक्स्ट्रा चला 2t बाई कॉस आर, और हम सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू2 से, क्योंकि ये म्यू2 में चला। तो आप कह रहे हो कि सर पाथ डिफरेंस ये होगा। लेकिन मेरे दोस्त सोमोजीत, ये वाला जो R1 वाला है वो भी नहीं बैठा हुआ है, वो भी यहाँ पे इतना चला है, मान लो ए से लेके बी तक। तो ये भी इतना चला है, तो इसमें ए भी घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ, और वो घटा वटा करके फिर ये आ जाएगा। इसका प्रूफ का मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आप लेकिन देखिए। सर अगर ये मतलब नॉर्मल इंसिडेंट होता तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब R1 तो कुछ जा रहा था नॉर्मल इंसिडेंट पे। नॉर्मल इंसिडेंट में हाँ R1 जा रहा है, वो आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन जैसे जब दोनों रेज इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना, एक्चुअली यहाँ पे वो मेरा बोलने का जो सेंस था वो थोड़ा सही नहीं था। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि R1 बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, चला, वो बोलना सही नहीं है एक्चुअली। बेसिकली अ, यहाँ पे वो चीज़ नहीं लेंगे, बिकॉज R2, मतलब लेट अस से ये स्क्रीन पे यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है R1 R2 का, ठीक है, R1 R2 का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जो रेज यहाँ पे दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं, जो रेज वहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, तो बेसिकली थोड़ी देर पहले ये रे जब यहाँ होगा तो ये यहाँ होगा, है ना। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, ना कि वो कोई चल चुका है, वो चल चुका है, वो बोलने वाला स्टेटमेंट मेरा सही नहीं था एक्चुअली, ठीक है, वैसे नहीं बोलना चाहिए। तो बेसिकली ये है कि क्या बोलते हैं, बेसिकली आप ये देखते हो कि इसमें इसने एक्स्ट्रा चला t प्लस टी 2t, और इसको म्यूटी से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ये वाला पॉइंट, ये वाला चीज़ सेम फेज में है। यहाँ पे जो है वो इसके साथ ये सेम फेज में नहीं है, इसके साथ ये सेम फेज में है, इसलिए हमें वो घटाना पड़ता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, इसका प्रूफ का हम वीडियो शेयर कर देंगे, आप एक बार देख लेना। सर 3 सोर्स वाला क्वेश्चन थोड़ा दिखा देते हम्म। मतलब 2 से ज्यादा सोर्स वाला क्वेश्चन। 2 से ज़्यादा सोर्स वाला, वो अभी तो नहीं है, वो आपको अलग से लेके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, बाद में ये करते हैं। ठीक है। हाँ, अभी तो मेरे स्लाइड में नहीं है। तो ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आप जो है क्या करोगे? सर अगर उस टाइप का थोड़ा क्वेश्चन आप भेज देते तो अच्छा। ठीक है, मैं देखता हूँ क्लास के बाद। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट आप कर लो। एक सेकंड, ये ये नहीं, एक और क्वेश्चन था, मिल नहीं रहा है। बोलिए। आया शुभजीत, सोमोदीप। सर ए आया, बी कर रहा हूँ। अच्छा, ये आसानी है, अगर नहीं आया मतलब कुछ गलत कर रहे हो। सही है मतलब। हाँ। तो मेरा तो यार बी आया। हम्म देखो, ये बोल रहा है कि कितने मैक्सिमम प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो देखो, मैक्सिमम प्रोड्यूस होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए था, क्या होता था कंडीशन, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यही होता था कंडीशन। यहाँ से साइन थीटा आप लिख सकते हो एन लैम्डा बाई डी, और चूंकि साइन थीटा होता है लेस देन और इक्वल टू 1, so n lambda by d will be less than or equal to 1, so n will be less than or equal to d by lambda। तो n जो है ये होगा लेस देन और इक्वल टू डी बाई लैम्डा, ठीक है, ये होता है यार। अब यहाँ पे देखो, जब दिया हुआ है कि इफ d इज इक्वल टू लैम्डा, तो द स्क्रीन विल कंटेन वन मैक्सिमम। हम्म तो d इक्वल टू लैम्डा होगा, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, स्क्रीन विल कंटेन ओनली वन मैक्सिमम। वो कौन सा मैक्सिमम होगा, वो कौन सा मैक्सिमम होगा वो, मतलब इस फॉर्म में बताओ, सेंट्रल ब्राइट रेंज, या फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर, या क्या, कौन सा वो पूछ रहा हूँ।
तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। हाँ, वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा, है ना? अच्छा, और ये बोल रहा है जब डी का वैल्यू लैम्डा से 2 लैम्डा के बीच में होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में ये at least one more maximum besides the central maximum will be observed on the screen. बोलिए। यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाएगा तो ये 2 हो ही जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा। सो इस केस में एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के अलावा एक फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और दिख जाएगा। तो ए और बी दोनों सही है। सी वाले में क्या कर रहा है? सी वाले में कह रहा है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 1, अभी जैसे कह रहा है कि इसका स्लिट 1 पे जो लाइट का इंटेंसिटी है इज रिड्यूस्ड सो दैट इट बिकम्स इक्वल। एक सेकंड, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है स्टार्टिंग में कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 1 इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 2। मान लो यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट था, यहाँ पे जो है वो 4 आई नॉट है। सो I1 इज 4 आई नॉट, I2 इज आई नॉट। अच्छा, अब बोल रहा है कि भाई अगर हम इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इतना इज रिड्यूस सो इट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ स्लिट 2, अगर हम I1 को घटा के I2 के इक्वल कर देते हैं, द इंटेंसिटीज ऑफ द ऑब्जर्व डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विल इंक्रीज। अच्छा, मतलब पहले I1 I2 इतना था, बाद में जो है मान लो यहाँ का इंटेंसिटी I3 बोल देते हैं, यहाँ का I4 बोल देते हैं, तो बाद में क्या कर दिया गया है, I3 इज इक्वल टू I4 दोनों सेम कर दिया गया, I0 कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑब्जर्व ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का इंटेंसिटी क्या होगा? तो इंटेंसिटी क्या होता था? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। मतलब मैक्सिमम के लिए क्या हो जाता था? मैक्सिमम के लिए I मैक्स इज अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और I मीन जो है वो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये है आपका I मैक्स I मीन। अब इससे देख लो आप, इससे आप कंपेयर करके देख लो कि क्या होगा। एक पहले वाले में ये 4 I0 था, 4 I0 था, और अभी जो है दोनों सेम हो जाएगा तो आई मीन तो जीरो हो जाएगा। जब दोनों सेम हो जाएगा तो आई मीन जीरो हो जाएगा, पहले आई मीन जीरो नहीं था। और आई मैक्स जो है वो पहले था अंडर रूट 4 I0 प्लस अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर, बाद में हो गया अंडर रूट I0 प्लस अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? आई मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आई मीन जो है वो क्या हो जाएगा, आई मीन जो है वो भी घट करके जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सी और डी में? सर एक भी तो नहीं हो रहा है सी और डी में। नहीं हो रहा ना, तो सी तो नहीं होगा। सिमिलरली आप डी का चेक कर लेना। तो यू आर राइट, करेक्ट आंसर जो है वो सी और डी में एक भी नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका ए और बी ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ए बी। ठीक है, बोलिए। सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। अच्छा, ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट जो है, ये मैट्रिक्स मैच करो तो देखो तो आप कि लिमिटेड टाइम में ये आंसर कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि एग्जाम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको आता है कि नहीं, ये होता है कि आप कम टाइम पे एक्यूरेसी के साथ वो सही कर पाते हैं कि नहीं। तो मोदीप हो गया। हाँ सर, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। अच्छा, चलिए मिला लीजिए आप यहाँ पे। ए का है PS, बी का है Q, सी का T, डी का RST, और अश्विन का बिल्कुल सही। वेरी गुड। सोमदीप आपका क्या यही है? हाँ सर। सब मैच कर गए? हाँ सर, देखिए। वाह, बहुत बढ़िया। चलो एक और बनाओ क्या? सर मतलब टाइम टेकिंग था लेकिन इजी था। हाँ, वही टाइम तो एग्जाम में वही होता है ना, प्रेशर होता है
टाइम कम होता है, प्रेशर होता है। कुछ क्वेश्चन मान लो इजी था, लेकिन पता चला कि देख के ही डर गए, है ना, और छोड़ दिए। तो यही सब चीज़ तो होता है भाई, ये सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये क्वेश्चन करो तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट लास्ट है, ट्राई करो तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हुआ क्या? फर्स्ट वाला पार्ट हुआ? सर वहां पर 2 मिलीमीटर आ रहा है। 2 सेंटीमीटर ना? 2 सेंटीमीटर। हाँ 2 सेंटीमीटर। सॉरी सर, हाँ सेंटीमीटर। पहला वाला पार्ट जो है वो आसान ही था, और ठीक है आप पहले सेकंड वाला कर लो, सेकंड वाला पार्ट। सर एक खराब आंसर आ रहा है। सर एक खराब आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है वो खराब आंसर? सर 1 प्लस 1.6 बाई 1000। बिल्कुल सही आंसर है वो, खराब आंसर नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, वही है सही आंसर। देखो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान था, इसको अगर आप ऐसे किए होते, आपने शायद किया भी होगा। पाथ डिफरेंस जीरो करने को बोला है ना, तो मान लो कि यहाँ पे अगर जीरो हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लो जैसे यहाँ से रे इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल है मान लो अल्फा, अल्फा। तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है? डी साइन अल्फा, है ना, यही हो जाता है ना पाथ डिफरेंस, डी साइन अल्फा। तो इधर वाले को डी साइन अल्फा एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। किसको एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है? S1 वाले को एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। और जब ये रे यहाँ पे पहुंचा, जब ये रे यहाँ पे पहुंचा, तो इधर में किसको एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है? इधर S2 वाले को एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। तो अगर मान लो ये एंगल है थीटा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इधर S2 वाले को एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। कितना चल रहा है, कितना चलना पड़ रहा है एक्स्ट्रा? डी साइन थीटा। तो एक में S1 वाले को एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, एक में S2 वाले को एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। तो पाथ डिफरेंस जो होगा मेरे दोस्त, पाथ डिफरेंस जो होगा ये आपका हो जाएगा डी साइन अल्फा माइनस डी साइन थीटा। इसको आप नियरली लिख सकते हो, साइन अल्फा को लिख सकते हो टैन अल्फा, और साइन थीटा को लिख सकते हो टैन थीटा। तो यहाँ पे जो है टैन अल्फा ये डायग्राम से कर लोगे आप, टैन अल्फा जो है वो डायग्राम से कर लोगे। टैन अल्फा क्या हो जाएगा, ये डायग्राम से देख लेना आप, टैन अल्फा डायग्राम से देख लेना कितना आता है। ये y1 बाई दिस डिस्टेंस, ठीक है, d1। और सिमिलरली टैन थीटा जो है वो भी आप डायग्राम से देख लेना। टैन थीटा जो है ये d2 है, ये थीटा है, ये y2 है। तो यहाँ से आप इसको लिख दोगे डी टैन अल्फा को y1 बाई d1, डी टैन थीटा को मैं लिख देता हूँ y2 बाई d2। ये है पाथ डिफरेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए। डेल्टा एक्स जो है वो जीरो करना था, तो यही था y1 इंटू डी बाई d1 इज इक्वल टू y2 इंटू डी बाई d2। ये अपना करना था। ये करके जो आ जाता है वो आ जाता है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है कितना, 2 सेंटीमीटर ना? हाँ सर। तो हाँ फर्स्ट का आंसर आ जाता है 2 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का है 2 सेंटीमीटर। और फिर सेकंड पार्ट तो आपने कर ही लिया, सेकंड पार्ट का ये आ जाता है आंसर।